जय हिंद। इस वीडियो में जो हम चैप्टर पढ़ेंगे उस चैप्टर से क्या क्वेश्चंस आए थे, किस टाइप से क्वेश्चंस बने थे, ये हम देखते हुए चलेंगे। ठीक है, तो जैसा कि आपके सामने ये 3.0 6 to 8 वालों में क्वेश्चन पूछा था, अभी इस चैप्टर से 1 to 5 में भी पूछा गया है क्वेश्चन, आगे देखेंगे हम। जैसे कि देखिए पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस देश में फेडकोर नामक लोक हित समूह जो है सक्रिय है। लोक हित का मतलब होता है, इनका उद्देश्य ये होता है कि सर्व सामान्य हितों की रक्षा करना। ठीक है, ये लोग किसी भी लोग के यानी कि सभी के लिए जो है हित की जो है बात करते हैं, सरकार के सामने अपने मांगों को रखते हैं, जन संघर्ष करते हैं और नहीं सुनती सरकार तो आंदोलन का रूप ही लेता है। ये देखेंगे आप, बोलीविया में जब सरकार जो है पानी का निजीकरण करने लगती है, तो उस समय जो है बोलीविया में ये सरकार जो जो समूह है वो एक्टिव होती है, क्योंकि वहाँ पे लोग का 1,000 रुपया जो है पानी पे ही खर्चा हो जाता है, जबकि औसतन वहाँ पे लोगों की कमाई क्या होती है, 5,000 होती है। और पानी आप लोगों को पता है कि क्या है, बेसिक नीड्स है। तो सरकार का ये कर्तव्य बनता है कि उनको जो बेसिक नीड्स है कम से कम वहाँ के नागरिकों को उपलब्ध कराए। स्वच्छ पानी वगैरह पीने का ये हमारा अधिकार है, आपने देखा ही होगा। तो ये सब चीजें जो है कहाँ पे एक्टिव हो रही हैं, बोलीविया में। अब आगे प्रश्न आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जल आंदोलन कहाँ पे देखने को मिला था, तो बोलीविया में मिला था, है ना। तो ये सब चीजें थोड़ा सा जब आप चैप्टर पढ़िएगा, तो वैसे मैं नॉक कर देती हूँ जब चैप्टर पढ़ाती हूँ कि आपसे आगे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, अब जैसे ये देखेंगे चैप्टर जब पढ़ेंगे आपको तो मिल जाएगा आपको कि पानी के निजीकरण के खिलाफ बोलीविया में जो आंदोलन चला उसकी अगुवाई किसी राजनीतिक दल ने नहीं की, बल्कि वहां का नेतृत्व जो है फेडकर नामक समूह ने किया था। ठीक है, इनका जो है आपका सर्व सामान्य हितों की रक्षा करने का बात होता है, ये किसी पार्टिकुलर मुद्दे को लेके नहीं आते। जैसे फेमिनिज्म हो गए, महिलाओं के अधिकार की ही बात करते हैं सिर्फ। जैसे कि कोई भी संस्था हो गई किसी एक मुद्दे को लेके ही बस बात करती रहती है, तो वैसे ये लोग नहीं है। अब देखिए मैं जब चैप्टर पढ़ाती हूँ तो ऐसे नॉक कर दिया करती हूँ। जैसे कि ये देखेंगे आप जब चैप्टर पढ़ेंगे तो इसमें ये दिया हुआ था कि कर्नाटक में कैसे जो है पल्प वुड लिमिटेड कंपनी आती है, उसको कर्नाटक सरकार ने 1984 में 30,000 आपको हेक्टेयर जमीन जो है 40 ईयर के लिए दे देती है उसको लीज पे। ठीक है, तो इससे क्या होता है, वहां की जनता जो है त्रस्त हो जाती है, क्योंकि वो लोग यूज करते थे उस जंगल को। जब भी जंगल का ऐसा होता है तो अमूमन आपने देखा है जो है आंदोलन होता ही है। तो वहां पे यूकेलिप्टस जो पेड़ है लगाना शुरू करती है, तो वहां की जनता जो है 1987 में कितिको हचिको जो नाम से है आंदोलन करती है, जिसका मतलब होता है तोड़ो या रोपो। तो दोनों नाम से पूछा जा सकता है आपसे कि तोड़ो या रोपो नामक आंदोलन कहाँ पे हुआ था, या कितिको हकिचिको जो आंदोलन है कहाँ पे हुआ था। तो कहाँ हुआ था, कर्नाटक में हुआ था। कब हुआ था, तो 1987 में हुआ था। कौन सी पेड़ की जो है इसमें तोड़ो और रोपो के लिए नारा दिया गया था, तो यूकेलिप्टस। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन जो है बन सकते हैं, किसके द्वारा किया गया था, तो स्थानीय किसान होंगे, पर्यावरणीय जो वादी होंगे वो करेंगे। ये सब चीजें किसके प्रति, कंपनी के विरुद्ध में जो है युद्ध करेंगे कर्नाटक सरकार के प्रति, है ना। तो ये चीजें इस टाइप से क्वेश्चंस बन सकते हैं, जब मैं चैप्टर पढ़ाती हूँ तो बोल दिया करती हूँ वहां पे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं प्रश्न क्या पूछा गया था। जैसे अगला प्रश्न देखिए 1 to 5 वालों में पूछा गया था, भारत में संघवाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो जब आप चैप्टर पढ़ेंगे संघवाद, मैंने पीछे चैप्टर जो है आपको पढ़ाया है, संघवाद चैप्टर है ना, वो आपका 10th क्लास का ही चैप्टर है। तो उसमें आपको मिल जाएगा कि देखिए एक अर्ध संघीय राज्य का मतलब ये होता है, जैसे कि ये किसने स्टेटमेंट जो है किसने कहा था, के सी वीपर ने कहा था। ठीक है, वेहर ने कहा था, है ना। रॉ है ये, लगा लीजिएगा। तो ठीक है, तो इन्होंने कहा था कि अपने भारत का जो संविधान है उसमें जो शक्ति का बंटवारा हुआ है, तो उसके लिए संघवाद को ना करके ने कहा कि एक अर्ध संघीय राज्य। क्यों, क्योंकि देखेंगे आप, सही बात यही है कि जब आप जैसे कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची पढ़ेंगे, तो संघ सूची में आप देखेंगे क्या कि जो भी इम्पोर्टेंट देश के बारे में जो महत्वपूर्ण विषय हैं वो किस में दिए गए हैं, संघ सूची में दिए गए हैं। वहीं राज्य सूची में भी कुछ समय विषय दिए गए हैं। और समवर्ती सूची में देखेंगे जब दोनों में विवाद होता है तो निर्णय किसका माना जाता है, संघ का माना जाता है। तो वहां भी शक्ति मजबूत किसकी दिख रही है, संघ की दिख रही है। तो उसके बाद जो भी विषय जो है आपकी नहीं दिए गए हैं सूचियों में, उनको अवशिष्ट शक्तियों में संरक्षित किए गए। और अवशिष्ट शक्ति किसके पास संरक्षित है, तो केंद्र सरकार के पास संरक्षित है। तो कहीं ना कहीं जो शक्तियों का बंटवारा हुआ है उसमें आपको दिख जाएगा कि आपको जो शक्तियां हैं वो सरकार की, केंद्र सरकार की तरफ झुकी हुई दिखती है ना। तो केंद्र सरकार ज्यादा मजबूत दिखता है, इसीलिए जो है आपको केसी आपके लिख देती हूं मैं, ताकि कभी बन जाए क्वेश्चन कि किसने कहा था ये, तो आप लोगों को जो है ये याद रहे कि केसी वेयर ने कहा था। ठीक है,
ये इन्होंने कहा था कि भारत का जो संघवाद जो है वो एक अर्धीय संघीय राज्य देश के अंतर्गत भारतीय संघवाद का परिणाम है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, देख लिया आपने, इसका आंसर क्या हो गया? ए। अब ये 1 to 5 वालों में पूछा गया था। अभी थोड़ा सा एक एनालिसिस और मैं बताऊंगी, आप लोगों को ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा ये पहले प्रश्नों को देख लें। जैसे भारत के दबाव समूह निम्नलिखित में से किससे पीड़ित है? तो अभी ही चैप्टर जो जन संघर्ष एवं आंदोलन पढ़ेंगे तो उसी में आपको ये दबाव समूह के बारे में मिल जाएगा कि संस्कृतिवाद से, विचारधारा की प्रतिबद्धता की कमी से, देश में राजनीतिक स्वायत्त भूमिका की कमी से, एक से अधिक जो है इसका आंसर हो जाएगा। इससे जो है दबाव समूह पीड़ित है। दबाव समूह क्या होते हैं? जिन पे दबाव रहता है, उनकी बातों को सरकार जो है नहीं सुनती है, इसलिए, है ना। चलिए अगला प्रश्न दिया था, भारत एकीकृत न्यायपालिका रखता है। तो जब हमने 9th क्लास की जो संस्थाएं पढ़ी थी उसमें ये देखा था कि हमारे न्यायपालिका जो है, जैसे कि देखेंगे आप, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, फिर जिला लेवल पे कोर्ट, न्याय सेशंस कोर्ट वगैरह होते हैं। तो जैसे हाई कोर्ट ने कोई निर्णय ले लिया तो इसको जो है हम चुनौती सुप्रीम कोर्ट के सामने दे सकते हैं, है ना, हाई कोर्ट के निर्णय को। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को हाई कोर्ट में हम चुनौती नहीं दे सकते हैं। तो दिया था, भारत में एक मौलिक विधि तथा सर्वोच्च स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय और इसके नीचे जो है उच्च न्यायालयों के साथ न्याय पाया जाता है। तो बिल्कुल पाया जाता है ना। हम हाई कोर्ट के निर्णय को चुनौती दे सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट की चुनौती को हम नहीं दे सकते, वो लास्ट रिजल्ट होगा आपका। ठीक है, अब ये अगला दिया था, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तो बिल्कुल राष्ट्रपति ही नियुक्त करता है आपको, लेकिन वो हटा नहीं सकता। उनको हटाने का जो है 124 में जो है प्रावधान किया गया है। जैसे राष्ट्रपति पे 61 आर्टिकल के तहत महाभियोग लगता है, उसी तरह से कुछ जो है प्रक्रिया की जाती है। 124(4) के तहत आपको उच्च न्यायालय की सीजीआई जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटाने की प्रावधान किए गए। तो वो क्या है, स्वतंत्र रूप से कार्य करता है ना। तो ये भी सही है आपका। उच्च न्यायालय केंद्रीय शासन के एक उप भाग के रूप में गठित किए गए हैं। तो देखिए, इसे पूछा था कि करता है एकीकृत न्यायपालिका, तो बिल्कुल एकीकृत न्यायपालिका है भारत में। तो इसमें क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आपने देख लिया, उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए अगला प्रश्न दिया था, चुप रहने की स्वतंत्रता भारत में किस प्रकार का अधिकार है? तो बोलने का अधिकार, चुप रहने का अधिकार, ये सब किस में आते हैं? मौलिक अधिकार में आते हैं। ये तो किसी भी बुक में पढ़ोगे तो आपको मिल जाएगा, लेकिन फिर भी इसमें पढ़ोगे आपका अधिकारों के बारे में तो उसमें आपको ये चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, जैसे कि अभी कितने मूल अधिकार है? 6 है। 44वां संविधान संशोधन 1978 में जो हुआ था, उसके तहत आपने संपत्ति की अधिकार जो है उसको लीगल कर दिया गया है, कानूनी अधिकार कर दिया गया है, मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है। ठीक है, अगर पूछा जाए मौलिक संविधान में कितने आपके मूल अधिकार थे, तो 7 थे। ठीक है, अभी कितने हैं? तो 6 हैं। ठीक है, चलिए ये भी अब देख लिया आपने, 1 to 5 वालों में ही पूछा गया था। हाँ, अब यहाँ पे एक एनालिसिस ये बताना चाह रही थी मैं, यहाँ पे कर देती हूँ जूम में। देखिए 9th एंड 10th का एनसीईआरटी बुक के बाद एससीईआरटी, पहले एनसीईआरटी को महत्व देना है, उसके बाद एससीईआरटी को। ठीक है, अब यहाँ पे पूछेगा कोई कि ये किसके किसके लिए महत्वपूर्ण है, तो यहाँ पे मैं एक सर्कल बना के आप लोगों को दिखा देती हूँ कि ये किसके किसके लिए। जैसे 1 to 5, 6 to 8, 9 to 10, 11 12। 11 12 में वैसे पॉलिटिकल साइंस में देखेंगे तो ज़्यादा क्वेश्चन जो है 11th से पूछा गया, लेकिन 9th एंड 10th की जो बुक है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चैप्टर को जो है कवर करती है। जैसे ज्योग्राफी में देखेंगे खनिज, अपवाह तंत्र, ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये चैप्टर कहाँ मिलेंगे आपको? 9th 10th में अच्छे से मिलते हैं। 1 to 5 वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, 6 to 8 वालों के लिए भी, और 9 to 10th वालों के लिए भी। जैसे हिस्ट्री, जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री जिसमें पूछता है उनके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा 9 10th में। लेकिन ज्योग्राफी जो है सबके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और पॉलिटिकल साइंस भी, जैसे संविधान का निर्माण 9th क्लास का चैप्टर है, वो कहाँ क्वेश्चन नहीं पूछता है, सारे सब्जेक्ट में क्वेश्चन सारे क्लास में पूछता है क्वेश्चन। तो आप लोग 9th एंड 10th का जो है ना, सभी जितने भी एग्जाम दे रहे हैं वो सभी अच्छे से इसको कंप्लीट जरूर कीजिएगा। पहले एनसीईआरटी को कंप्लीट कर लीजिएगा, तब एससीईआरटी को भी देख लीजिएगा। नहीं तो एससीईआरटी जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं आपका, तो काम चल जाएगा थोड़ा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। जैसे देखिए यहाँ पे दबाव समूह जब चैप्टर आप पढ़िएगा तो पूरा अच्छे से दिया हुआ है कि दबाव समूह जो है किस तरह से काम करती है। ठीक है, अच्छा अगला प्रश्न जैसे पूछा गया था कि आपके राइट टू इन्फॉर्मेशन, नागरिकों को सूचना का अधिकार जो है कब पारित किया गया था, तो हमारी संसद ने 2005 में इसको पारित किया था, और एक ऐतिहासिक जो है ये घटना हुई थी। ठीक है, तो जैसे देखिए यहाँ पे प्रश्न पूछा गया था, प्रश्न था सूचना का अधिकार, जो ये भी आपको 3.0 में ही पूछा गया है, सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम कब बना था, है ना। तो ये कब बना था आपको अभी देखा हमने 2005 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, क्योंकि 2005 में बना था ये, है ना, राइट टू इंफॉर्मेशन।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में लोकतंत्र के समक्ष एक चुनौती है? ये भी 3.0 में पूछा गया प्रश्न है। जब आप चैप्टर पढ़ेंगे लोकतंत्र का परिणाम या लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों पढ़े होंगे, पहले ही चैप्टर 9th क्लास में है, मैंने पढ़ा दिया है पीछे वीडियो में, तो वहां पे आपको दिख जाएगा कि वैचारिक ध्रुवीकरण, आर्थिक ध्रुवीकरण, क्षेत्रीय ध्रुवीकरण, ये सभी क्या है, एक चुनौती है आपको लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को स्थापित करने में। ठीक है, तो ये अभी अभी भी चैप्टर आप पढ़ लोगे, उसमें लोकतंत्र के परिणाम, उसमें भी आपको एक समरी दिया हुआ है, तो उसमें भी आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, ये वीडियो जो है इसी में हमने चैप्टर जो है ये पढ़ा दिया है। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न पूछा है लोकतंत्र की उपलब्धियां क्या है? तो लोकतंत्र के परिणाम जब पढ़ेंगे तो उसमें दिख जाएगा कि निर्वाचित सरकार की व्यवस्था करता है लोकतंत्र, लोक कल्याण की बात करता है लोकतांत्रिक सरकार लोकतंत्र में ही हमको मिलता है, तो इसमें क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक जो है आपको लोकतंत्र की उपलब्धियां हैं। ठीक है, चलिए अगला, जैसे कि आप देखेंगे अध्याय 5 पढ़ेंगे लोकतंत्र का परिणाम, उसमें भी आपको ये सब चीजें जो है मिल जाएंगी कि कैसे जो है लोकतंत्र के बारे में क्या क्या हमको सुविधा मिलती है, नागरिकों की समानता बढ़ती है, गरिमा बढ़ता है, फैसले लेने में बेहतरीन होती है, सभी चीजें आपको मिल जाएगी, गलतियों को जो है सुधारने का मौका मिलता है, ये सभी चीजें आपको इसमें चैप्टर में मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा ये वाला मैंने डाला है कि उसमें जो है एक पिछले वीडियो मैंने डाला था, उसमें पाकिस्तान वाला जो है ये डल गया था कि छोड़कर जो है सभी पाकिस्तान में तानाशाही को पसंद किया जाता है ज़्यादा, और उसको छोड़ के सभी विश्व में जो है सभी देश जो है आज लोकतंत्र को पसंद करती है। तो ये वाला चैप्टर जो है आपको जब ये अभी पढ़ेंगे लोकतंत्र का परिणाम, उसमें मिल जाएगा। ठीक है, ये भी 10th क्लास का ही है, ये 11th 12th का नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 9th एंड 10th आप लोगों को कंप्लीट जरूर करना है। ठीक है, चलिए अब जैसे यहाँ पे अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय लोकतंत्र की एक बुनियादी विशेषता नहीं है, बताना है। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे ये भी 3.0 का ही है, 6 to 8 में पूछा गया। शक्ति का पृथक्करण बिल्कुल है, जब आप संघवाद पढ़ेंगे तो उसमें दिखेगा ही कि भारत में संघवाद का जो है व्यवस्था चलता है, और हमारे भारत में क्या है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। तो ये चीजें क्या है, जब भी आप लोकतंत्र की विशेषता पूछे या चुनौती पूछे तो आप भारत को देख लेना। ठीक है, उससे आपको थोड़ा सा आंसर जो नहीं भी बनता होगा बनाने में आसानी होगी। स्वतंत्र न्यायपालिका बिल्कुल है, क्योंकि राष्ट्रपति चुनता है, हटा नहीं सकता। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव तो लोकतंत्र का पैमाना ही है कि जहां भी लोकतंत्र स्थापित होगा वहां स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, नहीं है पूछा है, इसलिए हो जाएगा आपको इसका आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, क्योंकि सभी जो है लोकतंत्र शासन व्यवस्था जहां होती है वहां पे ये ढांचे जो है आपको देखने को मिलते हैं, है ना। अब अगला प्रश्न जैसे पूछा गया था कि भारत में संविधान सभा के अंतरिम अध्यक्ष कौन थे? अंतरिम यानी तात्कालीन अध्यक्ष किसको बनाया गया था? तो सच्चिदानंद सिन्हा जो है अस्थायी अध्यक्ष बने थे 9 दिसंबर 1946 को, और आपको 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद बने थे। ध्यान रखिएगा आपसे ये भी पूछा, ये जो संविधान निर्माण है वो भी 9th क्लास का है, उससे पूछा गया क्वेश्चन है। बहुत सारे क्वेश्चन जो है संविधान निर्माण से बने हैं, तो आप लोग जरूर उसको भी पढ़ लीजिएगा, वो मैंने पीछे चैप्टर पढ़ा दिया है। ठीक है, वो भी 9th क्लास का ही है। आगे प्रश्न देखेंगे, दल बदल विरोधी कानून के क्या सुझाव देता है? तो ये जब आप पढ़ेंगे, दल पढ़ा होगा अपने राजनीतिक दल, तो उसमें आपको दिख गया होगा मिलने को, पीछे जो चैप्टर मैंने पढ़ाया था अभी 10th क्लास का ही, पार्टियों को बदलने से रोकने के लिए जो है ये एक दल बदल विरोधी कानून लगाया गया था। उसमें जो है पुनः संशोधन भी किया गया था, 91 संशोधन 2003 में। जैसा कि देखेंगे ये 52वां संविधान संशोधन आपका 1985 राजीव गांधी के समय जो है हुआ था, कि इस समय क्या हो कि जो पार्टियां हैं बहुत बदला बदली करते थे पैसे वैसे के मैटर में, तो उसको रोक लगाने के लिए थोड़ी सी। ठीक है, तो इसका आंसर आप समझ गए होंगे, क्या हो गया, बी हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे दल बदल क्या होता है ये भी समझाया हुआ है उसमें। जब दल बदल, आपने दल पढ़ा होगा राजनीतिक दल, कि विधायिका के लिए किसी दल विशेष निर्वाचित होने के लिए प्रतिनिधि का उस दल को छोड़ के किसी अन्य दल में चले जाना दल बदल बदल कहलाता है। ठीक है, अब देखिए पावर शेयरिंग के बारे में यहाँ पे दिया है, तो जब आपने पढ़ा होगा संघवाद, तो उसमें पावर शेयरिंग का मतलब ही होता है, संघवाद का मतलब ही होता है कि शक्तियों का बंटवारा। तो सत्ता सरकार के विभिन्न अंगों के बीच साझा की जाती है, बिल्कुल केंद्र सरकार, राज्य सरकार होता ही है, और स्थानीय सरकार भी हमारी होती है। सत्ता विभिन्न स्तरों पर सरकार के बीच साझा की जाती है, बिल्कुल की जाती है, स्तर होते ही है। प्रत्येक समाज को किसी न किसी रूप में शक्ति के बंटवारे की आवश्यकता होती है, बिल्कुल होती है, भले ही वो छोटा हो या सामाजिक विभाजन ना हो। तो इसका क्या हो जाएगा, ये पूछा था गलत कौन सा है, तो कोई गलत नहीं है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, गलत हो जाएंगे, मतलब कोई गलत नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्यों, क्योंकि ये सभी सही है, ये संघवाद में देखने को आपको मिलता है, पावर शेयरिंग में। ठीक है,
पावर शेयरिंग मैंने शक्तियों का बंटवारा, और संवाद का मतलब ही होता है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं चैप्टर। इस चैप्टर से पूछे गए प्रश्नों का विश्लेषण आपने देख लिया। अब हम यहाँ स्टार्ट करते हैं चैप्टर होगा आपको जन संघर्ष और आंदोलन, लोकतंत्र के परिणाम। ये दोनों चैप्टर जो है आपके एनसीईआरटी 10th क्लास के हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। अध्याय 5 क्या है? तो जन संघर्ष और आंदोलन, यानी कि जनता कैसे संघर्ष करती है और वो संघर्ष जो है एक आंदोलन का रूप ले लेता है, और ये आंदोलन और जन संघर्ष जो है किसी न किसी संगठन के द्वारा मिलके किए जाते हैं, और इनका परिणाम जो है क्या निकलता है, और ये कैसे जो है आंदोलन, जन संघर्ष वगैरह जो है आपको लोकतंत्र को मजबूत करते हैं, यानी उनके आयामों को और निखारते हैं। ये चीजें हम देखेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। तो परिचय में बताया गया है, ये अध्याय 5 है आपका। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा कि लोकतंत्र में सत्ता का बंटवारा क्यों जरूरी है। तो हमने देखा ही था कि लोकतंत्र के जब हम लोग विशेषता पढ़ रहे थे तो उसी समय हमें मिला था कि लोकतंत्र में सत्ता का बंटवारा इसलिए किया जाता है ताकि सभी जो है निकाय जो है, स्थानीय निकाय हो या राज्य लेवल पे हो या केंद्र लेवल पे हो, सभी मिलजुल कर काम करें और सत्ता किसी एक खास इंसान के हाथ में ना जाए, वरना वो क्या होगा, राजशाही हो जाएगा, तानाशाही हो जाएगा। इसीलिए लोकतंत्र की ये विशेषता ही है कि सत्ता का बंटवारा बहुत जरूरी है। आगे देखेंगे सरकार के अलग अलग अंग तथा विभिन्न सामाजिक समूह कैसे सत्ता में हिस्सेदारी करते हैं। इस अध्याय में हम इसी पिछली चर्चा को आगे बढ़ाते हुए देखेंगे कि सत्ताधारी स्वच्छंद नहीं है। तो हमने पढ़ा ही था लोकतंत्र जो है जहां भी कायम होता है, यानी लोकतंत्र क्या है, एक शासन करने की व्यवस्था मात्र है, ठीक है। उसके अंदर आप देखेंगे कि जो भी सत्ता में आते हैं वो स्वच्छंद नहीं होते कि आप जाके सत्ता में चले गए तो आपकी मर्जी जो होगी वो आप जनता पे थोप देंगे। ऐसा नहीं है, क्योंकि गलती सुधारने का मौका भी लोकतंत्र देता है। अगर आप जो है अच्छे से कार्य नहीं करते हैं, जनता की उम्मीदों पर खरे नहीं उतरते हैं, तो आपको जनता जो है अगली बार बदल सकती है ना। तो ये चीज क्या होता है कि वो स्वच्छंद नहीं होते हैं, कहीं ना कहीं डरे हुए भी रहते हैं, थोड़ा थोड़ा उन पे जो है दबाव बना रहता है ना। आप अपने ऊपर वाले प्रभाव और दबाव से, अपने ऊपर जो है पड़ने वाले प्रभाव और दबाव से वे मुक्त नहीं रह सकते। लोकतंत्र में अमूमन हितों और नजरिए का टकराव चलते रहता है। तो हम लोगों ने देखा ही है, हितों और नजरिए के इस द्वंद्व की अभिव्यक्ति संगठित तरीके से होती है। जिनके पास सत्ता होती है उन्हें परस्पर विरोधी मांगों और दबाव में संतुलन बनाना पड़ता है। तो वो लोग संतुलन नहीं बनाएंगे तो अगली बार कैसे आएंगे, इसलिए वो लोग क्या करते हैं, जो भी मांगे होती हैं और उनके ऊपर जो दबाव चल रहा होता है उनके बीच वो लोग संतुलन बनाकर आगे निकलने का कोशिश करते हैं। इस अध्याय की शुरुआत में हम जानेंगे कि कैसे परस्पर विरोधी मांगों और दबावों के बीच लोकतंत्र आकार ग्रहण करता है। तो हमें पता ही है कि जन संघर्ष जो है लोकतंत्र के लिए अच्छा माना गया है ना। इस चर्चा के क्रम में हम यह भी जानेंगे कि आम नागरिक विभिन्न तरीकों तथा संगठनों के सहारे लोकतंत्र में अपनी भूमिका निभाते हैं। तो हम लोगों को पता ही है कि कोई भी संगठन बनता है तो किसी भी जो, जैसे कोई गांव है वहां पे कोई संगठन बनता है तो क्या होगा, सभी लोगों की जो है मांगों को ये संगठन रखेगी अपने पास और फिर ये ले जाके सेंट्रल लेवल पे सरकार को बताती है कि हमारी मांगे ये हैं, आप उसे पूरा करें, है ना। अध्याय में हम राजनीति को प्रभावित करने के अप्रत्यक्ष तरीके यानी दबाव समूह और आंदोलनों की चर्चा करेंगे। इस तरह हम अगले अध्याय की बातों के लिए तैयार होंगे जिनमें राजनीतिक सत्ता को राजनीतिक दलों के जरिए नियंत्रित करने यानी राज सत्ता को नियंत्रित करने के प्रत्यक्ष तरीके की चर्चा भी की गई है। तो चलिए देखते हैं। अब देखिए चैप्टर ही स्टार्ट होता है आपको नेपाल और बोलीविया में जन संघर्ष के द्वारा, है ना। तो ये दो जो है इनके बारे में हम लोग थोड़ा सा देखेंगे अच्छे से कि नेपाल और बोलीविया में कैसे जन संघर्ष ने जो है लोकतंत्र को स्थापित किया था, ठीक है। क्या आपको पोलैंड में लोकतंत्र की जीत की कथा याद है? तो हमने कक्षा 9th में पढ़ी ही थी। हमने इसके बारे में पिछले कक्षा 9 की पुस्तक में पहले अध्याय में पढ़ा था। यह कहानी हमें लोकतंत्र की रचना, जनता की भूमिका की याद दिलाती है। तो हमने देखा ही था लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए कई जो देश हैं उन्होंने अपने संघर्ष किए थे। इस तरह की दो हालिया घटनाओं के बारे में पढ़ें और जानें कि लोकतंत्र में सत्ता का इस्तेमाल कैसे होता है। तो हमने पीछे अध्याय में ये चीजें तो समझ ही ली हैं। अब चलिए हम देखते हैं नेपाल में लोकतंत्र का आंदोलन। लोकतंत्र मैंने अच्छे से समझा दिया है कि जहां जनता का शासन हो उसे लोकतंत्र कहते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, अगर आपने पीछे चैप्टर नहीं पढ़ा है तो लोकतंत्र मतलब अब्राहम लिंकन ने क्या कहा था, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता को, है ना।
तो चलिए, सन 2006 के अप्रैल माह में नेपाल में एक विलक्षण जन आंदोलन उठ खड़ा हुआ। शायद आपको याद ही हो कि नेपाल लोकतंत्र की तीसरी लहर के देशों में एक है, जहां लोकतंत्र 1990 के दशक में कायम हुआ। यानी कि पहली बार जो देखेंगे आप 1990 में नेपाल में लोकतंत्र कायम हो जाता है। फिर क्या होता है, नेपाल में राजा औपचारिक रूप से राज्य का प्रधान बना रहा, लेकिन वास्तविक सत्ता का प्रयोग जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के हाथों में था। आत्यंतिक राजतंत्र से संवैधानिक राजतंत्र के इस संक्रमण को राजा वीरेंद्र ने स्वीकार किया। तो याद रखिएगा, राजा वीरेंद्र क्या है, लोकतांत्रिक शासक होंगे, है ना। उसके बाद लेकिन शाही खानदान के एक रहस्यमय कत्लेआम में राजा वीरेंद्र की हत्या कर दी जाती है। तो सोचिए, राजा वीरेंद्र की क्या होती है, हत्या हो जाती है। नेपाल के नए राजा ज्ञानेंद्र जो है लोकतांत्रिक शासन को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। यानी कि ज्ञानेंद्र जो है वो क्या होगा, लोकतांत्रिक शासक नहीं कहलाएगा। लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार की अलोकप्रियता और कमजोर का उन्होंने फायदा उठा लिया। ठीक है, सन 2005 में फरवरी में राजा ज्ञानेंद्र ने तात्कालीन प्रधानमंत्री को अपदस्थ करके जनता द्वारा निर्वाचित सरकार को भंग कर दिया। जैसे हमने पाकिस्तान में देखा था तख्ता पलट, म्यांमार में देखा था तख्ता पलट हो जाती है, वैसे ही अब यहाँ पे देखिए क्या करता है ज्ञानेंद्र जो है, सभी प्रधानमंत्री को अपदस्थ कर दिया, मतलब जो भी वहां के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, और निर्वाचित जितनी भी सरकार थी उनको क्या करता है, भंग कर देता है। ये 2006 की अप्रैल में जो आंदोलन उठ खड़ा हुआ, उसका लक्ष्य शासन की बागडोर राजा के हाथ से लेकर दोबारा जनता के हाथों में सौंपना था। तो अब क्या होगा, जब ये सब चीजें होंगी तो फिर से आंदोलन होगा ही शुरू। तो वो आंदोलन हुआ और उसका उद्देश्य क्या था, वही कि फिर से लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को जो है स्थापित की जाए। ठीक है, 2006 की बात की जा रही थी वो। संसद की सभी बड़ी राजनीतिक पार्टियों ने एक 7 पार्टी अलायंस सप्त दलीय गठबंधन एसपीए जो है बनाया। तो ध्यान रखिएगा कि ये नेपाल में बनाया जा रहा है, जो विरोध में कि राजा जो ज्ञानेंद्र है उसको हटाया जाए और फिर से लोकतंत्र शासन व्यवस्था स्थापित की जाए। उसके लिए 7 पार्टी अलायंस जो है गठन किया गया। तो ध्यान रखना है आपको ये चीज। और नेपाल की राजधानी काठमांडू में 4 दिन बंद का आह्वान किया गया। इस प्रतिरोध ने जल्दी ही अनियतकालीन बंद का रूप ले लिया। ठीक है, और तो देखिए ये आंदोलन कर रहे हैं यहाँ पे लोग, नेपाल के लोग और राजनीतिक दल की एक रैली लोकतंत्र की बहालों की मांग करते हुए। तो ये इमेज आप देख ही चुके हैं ना। चलिए अब इसमें देखते हैं, इसमें माओवादी, बागी तथा अन्य संगठन भी साथ हो लिए। लोग कर्फ्यू तोड़कर सड़कों पर उतर आए। तकरीबन 1 लाख लोग रोजाना एकजुट होकर लोकतंत्र की बहाली की मांग कर रहे थे और लोगों को इतनी बड़ी तादाद के आगे सुरक्षा बलों की एक ना चल सकी, है ना। 21 अप्रैल के दिन देखेंगे आंदोलनकारियों की संख्या 3 से 5 लाख तक पहुंच गई और आंदोलनकारियों ने राजा को अल्टीमेटम दे दिया। अल्टीमेटम आप लोग समझ ही रहे होंगे, चेतावनी दे दिया। आखिरी राजा ने आधे अधूरे मन से कुछ रियायत देने की घोषणा की, जिसे आंदोलन के नेताओं ने स्वीकार नहीं किया। नेता अपनी मांगों पर अडिग रहे कि संसद को बहाल किया जाए, सर्वदलीय सरकार बने तथा एक नई संविधान सभा का गठन हो। सोचिए 2006 में ये सब बातें वहां पे हो रही हैं। 24 अप्रैल 2006 अल्टीमेटम का अंतिम दिन था। इस दिन राजा तीनों मांगों को मानने के लिए बाध्य हुआ, यानी वो अपने मन से नहीं माना, जबरदस्ती उसको क्या हुआ, जन संघर्ष जो हुआ, यहाँ पे आंदोलन हुए, उसकी वजह से वो क्या हुआ, मतलब कि बाध्य हो गया कि हमको अब मानना ही पड़ेगा, झुकना पड़ा उसको। तो आप लोग समझ पा रहे होंगे कि जन संघर्ष जो है कैसे लोकतंत्र को स्थापित कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उसकी आयाम है ये, है ना। एसपीए ने गिरिजा प्रसाद कोइराला को अंतरिम सरकार का, ध्यान रखिएगा इनका नाम जरा सा, गिरिजा प्रसाद कोइराला, ठीक है, को प्रधानमंत्री चुना गया। संसद फिर बहाल हुई और इसने अपनी बैठक में कानून पारित किए। ठीक है, इन कानूनों के सहारे राजा की अधिकांश शक्तियां जो है फिर से वापस ले ली गई। नई संविधान सभा के निर्वाचन के तौर तरीके पर कौन कौन, तो एसपीए और माओवादियों के बीच सहमति बनी जो आंदोलन कर रहे थे, और एक एसपीए हो गई, है ना। 2008 में राजतंत्र को खत्म किया गया। तो ध्यान रखिएगा, नेपाल में 2008 में राजतंत्र को खत्म कर दिया जाता है और नेपाल में संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया।
2015 में यहाँ एक नए संविधान को अपनाया गया। तो पूछा जाए आपसे कि नेपाल में नए संविधान को कब अपनाया गया, तो 2015 में अपनाया गया, ठीक है। और नेपाल जो है संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य बनता है इस समय, ठीक है। नेपाल के लोगों का यह संघर्ष पूरे विश्व के लोकतंत्र प्रेमियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग बोलीविया का जल युद्ध पढ़ने से पहले थोड़ा सा आप लोग ये देख लीजिए कि माओवादी जो है क्या है, ठीक है। तो चीनी क्रांति के नेता माओ की विचारधारा को मानने वाले साम्यवादी माओवादी मजदूरों और किसानों के शासन को स्थापित करने के लिए सशस्त्र क्रांति के जरिए सरकार को उखाड़ फेंकना चाहते हैं। यानी जो ये माओवादी होते हैं ना, ये चाहते हैं कि मजदूर किसानों की जो है शासन को स्थापित किया जाए, ठीक है। यानी कि वर्ग जो है आपका क्या हो, मजदूरों वगैरह का हो शासन, ठीक है। तो याद रखिएगा माओ की विचारधारा है उससे वो प्रेरित होते हैं माओवादी, ठीक है। तो साम्यवादी यही करते हैं, ये अपने हक की बात करते हैं, ज्यादा उस पे अधिकार वगैरह पे जो है जोर देते हैं, जो आपके साम्यवादी दल होती है। चलिए बोलिविया का देखते हैं। तो बोलिविया का जल युद्ध देखेंगे तो नेपाल अथवा पोलैंड की कथाएं लोकतंत्र की स्थापना अथवा उसके पुनरुद्धार की बातें बताती हैं, लेकिन जन संघर्ष की भूमिका लोकतंत्र की स्थापना के साथ खत्म नहीं हो जाती। बोलिविया में लोगों ने पानी के निजीकरण के खिलाफ एक सफल संघर्ष किया था। अब देखिए पानी का लोग निजीकरण कर रहे हैं, मतलब प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। तो आगे कह रहा है कि उन्होंने आंदोलन चलाया। इससे पता चलता है कि लोकतंत्र की जीवंतता से जन संघर्ष का अंदरूनी रिश्ता है। अब देखिए ये कहना चाह रहा है कि ऐसा नहीं है कि लोकतंत्र आपने स्थापित कर लिया एक बार अपने राज्य में शासन व्यवस्था का या राष्ट्र में, तो ये नहीं कि आप टेंशन फ्री हो गए कि अब वहां पे किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी, किसी भी प्रकार का जन संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली क्या है, उसको जीवंतता यानी कि उसको आगे बनाए रखने के लिए आपको जन संघर्ष का जो है हमेशा बना रहता है रिश्ता, अंदरूनी रिश्ता है। जब तक आपका लोकतंत्र है तब तक ये जन संघर्ष चलते रहेंगे, क्योंकि किसी की भी मांगे कभी खत्म नहीं हो सकती। ये सभी को अंडरस्टूड होगा, है ना। बोलिविया लातिनी अमेरिका का एक गरीब देश है। तो बोलिविया कहाँ है, लातिनी अमेरिका का एक गरीब सा देश है। विश्व बैंक ने यहाँ की सरकार पर नगर पालिका द्वारा की जा रही जलापूर्ति से अपने नियंत्रण छोड़ने के लिए दबाव डाला, है ना। विश्व बैंक ने डाला ये दबाव। सरकार ने कोचबम्बा शहर में जलापूर्ति के अधिकार एक बहुराष्ट्रीय कंपनी को बेच दिया। तो ध्यान रखिएगा ये कोचबम्बा शहर कहाँ पड़ेगा, आपको बोलिविया में पड़ेगा, है ना। अब ये क्या करते हैं, वहां की सरकार जो है बहुराष्ट्रीय कंपनी को ये लोग बेच देते हैं वहां पे। तो कंपनी ने आनन फानन में पानी की कीमत में 4 गुना इजाफा कर दिया। तो आज भारत में भी आप लोग देखते हैं कि रेलवे प्राइवेटाइजेशन क्यों हो रहा है, निजीकरण के जो विरोध में है, बहुत से लोग अपनी जो है प्रतिक्रिया करते हैं, मतलब अपनी अपने व्यक्तित्व को, अपने विचारधाराओं को रखते हैं, है ना। अनेक लोगों का पानी का मासिक बिल 1000 रुपए तक पहुंच जाता था। अब बताइए कि पानी का बिल भी आने लगा, जबकि बोलिविया में लोगों की औसत आमदनी 5000 रुपए महीना थी। अब एक इंसान जो है 5000 कमा रहा है, उसमें से 1000 वो पानी पे ही दे दे रहा है, तो सोचिए उसके खाद्य आपूर्ति कहाँ से करेगा वो, ठीक है। इसके फलस्वरूप स्वतः स्फूर्त जन संघर्ष भड़क उठा। ध्यान रखिएगा पानी जो है आपकी बेसिक नीड में आता है, यानी कि मूलभूत जरूरतें जो होती हैं उसमें पानी, कपड़ा, मकान आता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए एक मूवी भी तो है ना, कपड़ा मकान कुछ ऐसा करके, वही मूवी, वो मूवी क्या बताता है आपको, बेसिक नीड्स बताता है वो। चलिए सन 2000 की जनवरी में श्रमिकों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं तथा सामुदायिक नेताओं के बीच एक गठबंधन ने आकार ग्रहण किया और इस गठबंधन ने शहर के 4 दिनों की कामयाबी आम हड़ताल की, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, कामयाब 4 हड़ताल किए इन्होंने 4 दिनों तक। सरकार बातचीत के लिए राजी हुई। अब जब 4 दिन के लिए इन्होंने हत्या मतलब वो हड़ताल किए, तो सरकार क्या होती है, कहती है कि ठीक है हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, और कुछ हड़ताल वापस ले ली गई, फिर भी कुछ हाथ नहीं लगा। फरवरी में फिर आंदोलन शुरू हुआ, लेकिन इस बार पुलिस ने बर्बरता पूर्वक दमन कर दिया, यानी क्रूरता पूर्वक जो है उनको मारपीट के वहां से भगा देती है। अप्रैल में एक और हड़ताल हुई और सरकार ने मार्शल लॉ लगा दिया। तो जानते ही है मार्शल लॉ लग जाता है तो कोई भी दो आदमी जो है एक साथ नहीं दिख पाता है ना, 2 से 3 आदमी एक साथ आप नहीं रह सकते, यानी गुट नहीं बना सकते। लेकिन जनता के
जनता की ताकत के आगे बहुराष्ट्रीय कंपनी के अधिकारियों को शहर छोड़कर भागना पड़ा। अब सरकार नहीं सुन रही थी, तो जनता ने क्या किया, जो कंपनी आई थी उसके अधिकारी जो वहां रहते थे उन्हीं को परेशान करना शुरू कर देती है। और अब क्या होता है, अधिकारी जो है वहां से भागकर खड़े हो मतलब भाग जाते हैं। सरकार को आंदोलनकारियों की सारी मांगे माननी पड़ी। बहुराष्ट्रीय कंपनी के साथ किया गया करार रद्द कर दिया गया और जलापूर्ति दोबारा नगर पालिका को सौंपकर पुरानी दरें कायम कर दी गई। तो देखा आपने कैसे जन आंदोलन जो है सक्सेस हुआ। इस आंदोलन को बोलीविया के जल युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा, बोलीविया का जल युद्ध कहाँ हुआ था, ये बोलीविया में हुआ था। ठीक है। अच्छा, इसमें कोई सन तो नहीं दिया था ना, 2000, ध्यान रखिएगा 2000 की सन की ये बात की जा रही थी। और कौन से शहर की बात हो रही थी, तो कोच बम्बा शहर जो जलापूर्ति के लिए जो है स्टार्ट किया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि वो पूछा जा सकता है कि बोलीविया के जल युद्ध किससे स्टार्ट हुआ था, कहाँ से। चलिए आगे देखते हैं, लोकतंत्र और जनसंघर्ष क्या काम मतलब कैसे काम कर रही है। तो इन दो कथाओं का संदर्भ बड़ा अलग अलग है। नेपाल में चले आंदोलन का लक्ष्य लोकतंत्र को स्थापित करना था, जबकि बोलीविया में लोकतंत्र था लेकिन जन संघर्ष में एक निर्वाचित और लोकतांत्रिक सरकार को जनता की मांग मानने के लिए बाध्य किया गया। तो दोनों में देखिए थोड़ा सा डिफरेंस है कि दोनों जगह आंदोलन हो रहे हैं, जबकि वहां क्या हो रहा है कि हमारे यहाँ जो है लोकतंत्र व्यवस्था स्थापित किया जाए, और यहाँ देखिए कि लोकतंत्र स्थापित है ऑलरेडी, फिर भी यहाँ पे जन संघर्ष हो रहा है। क्यों? क्योंकि लोकतंत्र जो है आपको उसको जीवंत करने के लिए हमेशा संघर्ष जो है जारी रहता है। ठीक है, यानी कि कहीं भी आपने ये आप इस बात से आप क्या समझ गए कि लोकतंत्र में जो है अगर शासन व्यवस्था को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आप लोगों को भी जागरूक रहना पड़ेगा, सरकार को जो है हमेशा सरकार पर अंकुश लगाते रहना पड़ेगा, यानी विपक्षी दल भी जो है हमेशा एक्टिव रहेगी, तो लोकतंत्र हमेशा स्थापित रहेगा, है ना। जन संघर्ष में एक निर्वाचित और लोकतांत्रिक सरकार को जनता की मांगे जो है बाध्य कर दिया गया कि मानो तुम। बोलीविया का जन संघर्ष सरकार की एक विशेष नीति के खिलाफ था, जबकि नेपाल में चले आंदोलन ने यह तय किया कि देश की राजनीति की नींव क्या होगी। ये दोनों ही संघर्ष सफल रहे, लेकिन इनके प्रभाव स्तर अलग अलग थे। इन अंतरों के बावजूद दोनों ही कथाओं में कुछ ऐसी बातें हैं जो लोकतंत्र के अतीत और भविष्य के लिए प्रासंगिक है। तो मैंने कहा ही कि अतीत में देखिए उनने क्या किया, लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए, और भविष्य में देखा आपने यहाँ पे स्थापित हो गया है, फिर भी जो है जन आंदोलन किए जा रहे हैं ताकि जो है लोकतंत्र जीवंत रहे, है ना। ये दो कथाएं राजनीतिक संघर्ष का उदाहरण है। दोनों ही घटनाओं में जनता बड़े पैमाने पर लामबद्ध हुई, यानी कि लाभान्वित हुई। जन समर्थन की सार्वजनिक अभिव्यक्ति ने विवाद को उसके परिणाम तक पहुंचाया। इसके साथ साथ हम यह भी देखते हैं कि दोनों ही घटनाओं में राजनीतिक संगठनों की भूमिका निर्णायक रही। अगर आपको कक्षा 9 की पाठ्य पुस्तक के पहले अध्याय को याद हो तो आप पहचान पाएंगे कि पूरे विश्व में लोकतंत्र का विकास ऐसे ही हुआ है, हमने देखा ही था, है ना। और मैंने पढ़ा दिया है आपका कक्षा 9 का जो भी चैप्टर है, लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों, संविधान का निर्माण, ये सब चैप्टर मैंने उसमें पढ़ा दिए हैं। ठीक है, इस तरह हम इन दो उदाहरणों से कुछ सामान्य निष्कर्ष निकाल सकते हैं। लोकतंत्र का जन संघर्ष के जरिए विकास होता है, तो सिंपल सी बात है होता है। यह भी संभव है कि कुछ महत्वपूर्ण फैसले आम सहमति से हो जाएं और ऐसे फैसलों के पीछे किसी तरह का संघर्ष ना हो, तो होता ही है, फिर भी इसे अपवाद ही कहा जाएगा। लोकतंत्र की निर्णायक घड़ी अमूमन वही होती है जब सत्ताधारियों और सत्ता में हिस्सेदारी चाहने वालों के बीच संघर्ष होता है। ऐसी घड़ी तब आती है जब कोई देश लोकतंत्र की ओर कदम बढ़ा रहा होता है, उस देश में लोकतंत्र का विस्तार हो रहा हो अथवा वहां लोकतंत्र की जड़ें मजबूत होने की प्रक्रिया में हो। तो सिंपल सी बात है, जब जन आंदोलन होगा तो लोकतंत्र अगर पहले से जैसे बोलीविया में था, तो अब जब इन्होंने आंदोलन किया तो और मजबूत हुई वो चीजें, है ना। अब देखते हैं, लोकतांत्रिक संघर्ष का समाधान जनता की व्यापक लामबंदी के जरिए होता है। संभव है कभी कभी इस संघर्ष का समाधान मौजूदा संस्थाओं मसलन संसद अथवा न्यायपालिका के जरिए हो जाए, है ना। लेकिन जब विवाद ज्यादा गहन होता है तो ये संस्थाएं स्वयं उस विवाद का हिस्सा बन जाती हैं। ऐसे में समाधान इन संस्थाओं के जरिए नहीं बल्कि उनके बाहर यानी जनता के माध्यम से होता है। ऐसा संघर्ष और लामबदियों का
आधार राजनीतिक संगठन होते हैं। यह बात सच है कि ऐसे ऐतिहासिक घटनाओं में स्वतः स्फूर्त होने का भाव भी कहीं ना कहीं जरूर मौजूद होता है, लेकिन जनता की स्वतः स्फूर्त सार्वजनिक भागीदारी संगठित राजनीति के जरिए कारगर हो पाती है। संगठित राजनीति के कई माध्यम हो सकते हैं। ऐसे माध्यमों में राजनीतिक दल, दबाव समूह और आंदोलनकारी समूह शामिल हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या दिया है। क्या इसका मतलब यह हुआ कि जिस पक्ष ने ज्यादा संख्या में लोग जुटा लिए वह अपना चाहा हुआ सब कुछ हासिल कर लेगा? क्या हम यह मानने की लोकतंत्र का मतलब जिसकी लाठी उसकी भैंस? नहीं, ऐसा नहीं है। ये कहीं ना कहीं एक तर्क में सही दिखता है, लेकिन ऐसा है नहीं। अब चलिए आगे देखते हैं, कुछ दिया है इसमें। तो सन 1984 में कर्नाटक सरकार ने कर्नाटक पल्प वुड लिमिटेड नाम से एक कंपनी बनाई। इस कंपनी को लगभग 30,000 हेक्टेयर जमीन 40 सालों के लिए एक तरह से मुफ्त दे दी गई, मुफ्त में ही दे दी गई। ठीक है, इससे अधिकांश जमीन के इस्तेमाल किसान अपने पशुओं के लिए चारागाह के रूप में करते थे। मतलब उसका यूज जो है किसान किया करते थे, और पशुओं की चारागाह के लिए भी यूज होता था। कंपनी ने इस जमीन पर यूकेलिप्टस, जो आप जानते हैं उसको क्या कहा जाता है, वो जो जैसे ही लगाए जाएंगे आप, तो वो क्या करेगा, सभी पेड़ों को जो है वो ढक देता है ना। पेड़ लगाने शुरू किए। इन पेड़ों का इस्तेमाल कागज बनाने की लुगदी तैयार करने के लिए किया जाता था। तो ध्यान रखिएगा, यूकेलिप्टस से जो क्या किया जाता है, कागज की लुगदी बनाई जाती है। ठीक है, सन 1987 में कितिको हिक्चिको अर्थात तोड़ो और रोपो नाम का एक आंदोलन शुरू हुआ। तो अब ध्यान रखना है यहाँ पे कि ये पूछा जा सकता है। थोड़ा सा मैं जूम कर देती हूँ यहाँ पे, इसको जो है ये कितिको हिक्चिको है ना, उसका मतलब होगा तोड़ो और रोपो का नाम का जो है आंदोलन शुरू होता है। ये कब होता है आंदोलन शुरू? 1987 में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये वाला लाइन आपको जरा सा याद रखना है। ठीक है, जब यूकेलिप्टस का पेड़ लगा दिया जाता है ना, तब ये जो है आपको आंदोलन शुरू होता है तोड़ो और रोपो का। ठीक है, इसमें अहिंसक प्रतिरोध का रास्ता अख्तियार किया गया। लोगों ने यूकेलिप्टस के पेड़ तोड़ो और इनकी जगह वैसे पेड़ों के बिछड़े लगाए जो जनता के लिए फायदेमंद थे। नीचे दिए गए समूहों के नाम दिए गए हैं। अगर आप इन समूह में होते तो अपने पक्ष में समर्थन क्या दलील करते? स्थानीय किसान, पर्यावरणवादी कार्यकर्ता, उपयुक्त कंपनी में काम करने वाला अधिकारी अथवा कागज का उपभोक्ता। ठीक है, आप किस में जाते हैं ये आप सोचिए, है ना। तो थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे इसमें देखिए क्वेश्चन बनने लायक है। ये जो पैरा है इससे कई क्वेश्चंस बन सकते हैं। जैसे कि देखेंगे, प्लाईवुड जो कंपनी वाली घटना है वो कब होती है? तो कर्नाटक में 1984 में होती है। उसके साथ ही आप देखेंगे कि कौन से पेड़ लगाना शुरू किए गए थे वहां पे, तो यूकेलिप्टस का। उसके बाद आपको ये भी याद रखना है कि कितिको हिचिको जो है आपका हिचिको है ना, तोड़ो और रोपो नाम से जो आंदोलन शुरू हुआ वो कब हुआ था? तो 1987 में हुआ था। ठीक है, ये कर्नाटक की बात है। तो ये बहुत अच्छा पूछा जा सकता है, तोड़ो और रोपो आंदोलन किससे संबंधित था। चलिए आगे देखते हैं, लामबंदी और संगठन देखेंगे। तो आइए हम ऊपर के दोनों उदाहरणों की तरह लौटे और उन संगठनों की बात करें जिनके बूते ये संघर्ष सफल हुए। हमने देखा कि नेपाल में अनियतकालीन हड़ताल का आह्वान 7 दलों के गठबंधन यानी कि एसपीए ने किया था। तो हमने देखा ही था, 7 अलायंस वाला। इस गठबंधन में ऐसे 7 बड़े दल शामिल हुए जिनके कुछ ना कुछ सदस्य संसद में थे। लेकिन इस जन संघर्ष के पीछे सिर्फ एसपीए ही नहीं था। इस संघर्ष में नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी ने भी भाग लिया था, जिसे संसदीय लोकतंत्र पर विश्वास नहीं है। यह पार्टी नेपाल की सरकार के विरुद्ध सशस्त्र संघर्ष चला रही थी और इसने नेपाल के एक बड़े हिस्से पर अपना नियंत्रण कर लिया था। नेपाल के जन संघर्ष में राजनीतिक दलों के अलावा अनेक संगठन शामिल थे। सभी बड़े मजदूर संगठन और उनके परिसंघों ने इस आंदोलन में भाग लिया। अन्य अनेक संगठनों मसलन मूलवासी लोगों के संगठन तथा शिक्षक, वकील और मानवाधिकार कार्यकर्ता के समूह ने इस आंदोलन को अपना समर्थन दिया। तो ये सब चीजें हमारे जीवन में घटती रहती है, तो आप लोग समझ ही पा रहे होंगे। पानी के निजीकरण के खिलाफ बोलीविया में जो आंदोलन चला उसकी अगुवाई किसी राजनीतिक दल ने नहीं की थी। इस आंदोलन का नेतृत्व फेडकोर, ध्यान रखिएगा पूछा गया था फेडकोर जैसा शब्द जो है कहाँ से रिलेटेड है, तो बोलीविया से रिलेटेड है। ये क्वेश्चन बना था, तो याद रखिएगा फेडकोर जल आंदोलन के समय है ये बना है। और ये कहाँ से मतलब कनेक्टेड है? तो बोलीविया से कनेक्टेड है, क्योंकि बोलीविया में ही जल युद्ध हुआ था। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, ये क्वेश्चन बना है।
कुछ उसमें छूटा तो नहीं है? देखिए क्या है, एनसीईआरटी के साइड वाइड में भी कुछ लिखा रहता है ना, तो वो चीजें जो है आपको पढ़नी होती हैं। ठीक है, चलिए। मुझे यह लामबंदी का जुमला पसंद नहीं आया, ऐसा जान पड़ता है मानो आदमी ना हुए आलू के बोरे हो। चलिए, कोई नहीं। अब हम लोग यहाँ देखते हैं, फेडकोर नामक संगठन ने किया। इस संगठन में इंजीनियर और पर्यावरणवादी समेत स्थानीय कामकाजी लोग शामिल थे। तो वो जो फेडकोर संगठन बना था उसमें कौन कौन थे? तो इंजीनियर्स थे, पर्यावरणवादी थे, उसके समेत स्थानीय कामकाज करने वाले लोग भी इसमें शामिल थे। इस संगठन का को सिंचाई पर निर्भर किसानों का एक संघ, कारखाना मजदूरों के संगठन के परिसंघ, कोचबंबा विश्वविद्यालय के छात्रों तथा शहर में बढ़ती बेघर बार बच्चों की आबादी का समर्थन मिला था। इस आंदोलन को सोशलिस्ट पार्टी ने भी समर्थन दिया था। सन 2006 में बोलीविया में सोशलिस्ट पार्टी की सत्ता हासिल हुई। तो ध्यान रखिएगा कि पूछा जाए कि सोशलिस्ट पार्टी 2006 में कहाँ बनी थी, तो वो बनी थी आपकी बोलीविया में, क्योंकि ये पूछा गया है फेडकोर कहाँ से संबंधित है, तो बोलीविया से संबंधित है। ठीक है, इन दो उदाहरणों में हम जान सकते हैं कि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी संघर्ष के पीछे बहुत से संगठन होते हैं। ये संगठन दो तरह के होते हैं, अपनी भूमिका भी निभाते हैं। लोकतंत्र में किसी फैसले पर असर डालने का एक जाना पहचाना तरीका राजनीति में प्रत्यक्ष भागीदारी करने का होता है। इसके लिए पार्टी बनाई जाती है, चुनाव लड़ा जाता है और सरकार बनाई जाती है। लेकिन हर नागरिक इतने प्रत्यक्ष ढंग से भागीदारी नहीं ले सकता, है ना। संभव है नागरिक की इच्छा ना हो अथवा प्रत्यक्ष राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सेदारी की उसे जरूरत ना महसूस होती हो। संभव है उसके पास इसके लिए जरूरी कौशल का अभाव हो और यह ऐसे में सिर्फ मतदान करके प्रत्यक्ष राजनीति में अपनी हिस्सेदारी करता हो। तो मतदान तो सभी करते हैं हम लोग, है ना। बहरहाल ऐसे अनेक अप्रत्यक्ष तरीके हैं जिनके सहारे लोग सरकार से अपनी मांगे अथवा नजरिया का इजहार कर सकते हैं। लोग इसके लिए संगठन बनाकर अपने हितों अथवा नजरिए को बढ़ावा देने की गतिविधियां कर सकते हैं। इसे हित समूह अथवा दबाव समूह कहते हैं। ठीक है, कभी कभी लोग बगैर संगठन बनाए अपनी मांगों के लिए एकजुट होकर होने का फैसला करते हैं। ऐसे समूहों को आंदोलन कहा जाता है। तो हमने रोड पे कई बार देखा है कि आज भारत बंद रहेगा, लोग जो है दिल्ली में जाके ये करेंगे, तो ये सब चीजें हम लोगों को मिलता ही है। तो समूहों को जो मिलके जो समूह करते हैं, बनाते हैं और किसी भी विरोध में मांग करते हैं, तो उसको हम लोग आंदोलन कहते हैं। ठीक है, दबाव समूह और आंदोलन क्या है? तो बतौर संगठन दबाव समूह सरकार की नीतियों को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं संगठन बनाकर। ठीक है, अब ये देखिए, फील गुड गरीबी हटाओ का नारा कांग्रेस ने 1971 में, चलिए यहाँ लिखी देती हूँ, 1971 में कांग्रेस ने इंदिरा गांधी के नेतृत्व में नारा दिया था, गरीबी हटाओ। ठीक है, तो ये लोग गुड फील कर रहे हैं और जो जनता के है पीछे भाग जा वो नेता के पीछे भाग जाते हैं ये लोग। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। लेकिन राजनीतिक पार्टियों के समान दबाव समूह का लक्ष्य सत्ता पर प्रत्यक्ष नियंत्रण करना अथवा उसमें हिस्सेदारी करने का नहीं होता। दबाव समूह का निर्माण तब होता है जब पेशे, हित, आकांक्षा अथवा मत के लोग एक समान उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एकजुट होते हैं। यानी कि वो जो एकजुट होते हैं समूह, उनकी जो है मांग एक ही रहती है। ठीक है, ऊपर की चर्चा में हमारा सामना कुछ ऐसी बातों से हुआ जिन्हें हम संगठन नहीं कह सकते। नेपाल में हुए जनसंघर्ष को लोकतंत्र के लिए दूसरा आंदोलन कहा गया था। हम अक्सर कई तरह की सामूहिक कार्रवाइयों के लिए जन आंदोलन जैसा शब्द व्यवहार में सुनते हैं, जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन। ठीक है, तो हमने देखा ही था मेधा पाटेकर, है ना, नर्मदा बचाओ आंदोलन जब वो मतलब बांध जो है बड़ी कर दी गई थी, तो मेधा पाटेकर के नेतृत्व में नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया गया था। वहीं पे आपने देखा होगा चिपको आंदोलन बहुगुणा के नेतृत्व में, है ना। चलिए, सूचना के अधिकार का आंदोलन भी आपने देखा था। शराब विरोधी आंदोलन जैसे कि ताड़ी विरोधी आंदोलन आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में जो है देखने को मिला था। महिला आंदोलन तथा पर्यावरण आंदोलन, है ना, चिपको आंदोलन हो गया, पर्यावरण आंदोलन। दबाव समूह के समान आंदोलन भी चुनावी मुकाबले में सीधे भागीदारी करने के बजाय राजनीति को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन दबाव समूह के विपरीत आंदोलन में संगठन ढीला ढाला होता है। आंदोलन में फैसले अनौपचारिक ढंग से लिए जाते हैं और ये फैसले लचीले भी होते हैं। आंदोलन जनता की स्वतः स्फूर्त भागीदारी पर निर्भर होते हैं, ना कि दबाव समूह पर, है ना।
अब हम यहाँ देखते हैं, इसके पहले हम थोड़ा सा यहाँ देखेंगे अखबार के इन कतरनों में। अच्छा, वहाँ पे अखबार दिया था तो वो कतरन में जो है कुछ कुछ दिए गए थे कि कैसे जो है क्या ड्यूटीज वगैरह के बारे में दी जा रही है। चलिए वो खास नहीं है, ये देखेंगे वर्ग विशेष के हित समूह और जन सामान्य के हित समूह। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। हित समूह अमूमन समाज के किसी खास हिस्से अथवा समूह के हितों को बढ़ावा देना चाहते हैं। तो आप समझ गए कि हित समूह अमूमन क्या होंगे, समाज के किसी खास हिस्से का। ठीक है, जैसे कि दलित वर्ग है तो दलित जो कहेंगे कि आप वो क्या हो जाएगा, एक खास समूह हो जाएगा। समूह के हितों को बढ़ावा देना चाहते हैं मजदूर संगठन, व्यवसायिक संघ और पेशेवर वकील, डॉक्टर, शिक्षक आदि। शिक्षक आदि के निकाय इस तरह के दबाव समूह के उदाहरण हैं। ये दबाव समूह वर्ग विशेषी होते हैं क्योंकि ये समाज के किसी खास तक तबके, मसलन मजदूर, कर्मचारी, व्यवसायी, उद्योगपति, धर्म विशेष के अनुयायी अथवा किसी खास जाति अथवा आदि का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसे दबाव समूह का मुख्य सरोकार क्या होता है, पूरे समाज का नहीं होगा बल्कि अपने सदस्यों की बेहतरी और कल्याण करना होता है। ठीक है, तो ये चीजें तो हमारे भारत से ज्यादा कहाँ देखने को मिलेगी। कुछ संगठन समाज के किसी एक तबके के ही हितों का प्रतिनिधित्व नहीं करते, ये संगठन सर्व सामान्य हितों की नुमाइंदगी करते हैं जिनकी रक्षा जरूरी है। संभव है ऐसा संगठन जिस उद्देश्य का पाना चाहता है उसे इसके सदस्य को कोई लाभ ना हो। अब मान लीजिए कोई संगठन है, जैसे कि आप देखते हैं भारत में, मान लीजिए कि बहुत सारी जो महिलाएं हैं, अभी आपने मणिपुर था ना, मणिपुर की कहानी देखी होगी, तो वहां पे क्या हुआ था, महिलाएं जो है जोर शोर से भाग ले रही थी। तो उनका कोई अपना हित का नहीं था, उनका था कि भारत में जो है ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए, है ना। ये क्या है, हमारी संस्कृति, हमारे लोकतंत्र सबको जो है खतरा का चीज है। तो ये लोग क्या कर रही थी, ये संगठन है, ये भी हो सकता है कि कुछ उसमें बूढ़ी औरत भी थी, तो उनका जो है उससे कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन वो क्या करना चाह रही है कि ऐसा जो है सर्वमान्य है, सार्वभौमिक रूप से है कि सभी को होना चाहिए ये चीजें, है ना भारत में। बोलीविया का फेडकोर नाम का संगठन ऐसे ही संगठन का उदाहरण है। यानी कि फेडकोर संगठन जो था आपका, ये क्या है, ये सभी के हितों की बात करता है। ये कोई पार्टिकुलर किसी से रिलेटेड सब्जेक्ट से, मतलब कि ये या किसी भी विषय पर ये एक संस्था नहीं था। ध्यान रखिएगा, ऐसा पूछा जा सकता है कि बोलिविया का फेडकोर नामक जो संगठन था वो सार्वभौमिक तौर पे था या निजी तौर पे था। तो आपको ध्यान रखना है कि ये सार्वभौमिक तौर पे था, है ना। संगठन का उदाहरण था नेपाल के मामले में, हमने देखा कि वहां मानवाधिकार के संगठनों ने भी भागीदारी की थी। हम ऐसे संगठनों के बारे में कक्षा 9 की किताब में पढ़े हैं, तो मानव अधिकार वाला जो चैप्टर था उसमें हमने देखा था। इन दूसरे किस्म के संगठनों को जन सामान्य के हित समूह अथवा लोक कल्याणकारी समूह कहते हैं। ऐसे संगठन किसी खास हित के बजाय सामूहिक हित का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनका लक्ष्य अपने सदस्यों की ही नहीं बल्कि किन्हीं और की मदद करना होता है। मिसाल के लिए हम बंधुआ मजदूरी के खिलाफ लड़ने वाले समूहों का नाम ले सकते हैं। ऐसे समूह अपनी भलाई के लिए नहीं बल्कि बंधुआ मजदूरी के बोझ तले पिस रहे लोगों के लिए लड़ते हैं। कुछ मामले में संभव है कि जन सामान्य के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले समूह ऐसे उद्देश्य को साधने के लिए आगे आए जिससे बाकियों के साथ साथ उन्हें भी फायदा होता है। उदाहरण के लिए बामसेफ, ठीक है, तो अब ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग। बामसेफ क्या है, बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लाइज है। ठीक है, तो ये फेडरेशन जो है बामसेफ के नाम से जाना जाता है, का नाम लिया जा सकता है। यह मुख्यतः जो था सरकारी कर्मचारियों का संगठन था। तो अब ये भी पूछा जा सकता है बामसेफ जो था वो किसका संगठन था, तो ध्यान रखिएगा ये एक मुख्यतः जो सरकारी कर्मचारी थे उन्हीं का ये संगठन था। तो आपको याद रखना है बामसेफ, ठीक है, बामसेफ, है ना। आगे देखेंगे जो जातिगत भेदभाव के खिलाफ अभियान चलाता है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्योंकि इसमें अच्छी चीजें दी गई हैं, ये क्वेश्चन बन सकता है। जैसे कि देखेंगे जमीन के अधिकार को लेकर विरोध प्रदर्शन पश्चिमी जावा, है ना, इंडोनेशिया। तो आपको इससे ये भी याद आ जाएगा कि ये जो जावा द्वीप है वो इंडोनेशिया का द्वीप है ना। सुमात्रा, जावा, ये सब कहाँ के हैं, इंडोनेशिया के द्वीप है। कि किसान देखिए, इंडोनेशिया जावा द्वीप के जो किसान है सन 2004 में एक दिन पश्चिमी जावा इंडोनेशिया के लगभग 15,000 भूमिहीन किसान इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचे। अब आपको ये भी समझ आ गया होगा कि इंडोनेशिया की राजधानी क्या है, जकार्ता है। पहुंचे किसान अपने परिवार के साथ आए थे और भूमि सुधार की मांग कर रहे थे। तो ये लोग 2004 में क्या कर रहे हैं, भूमि सुधार की मांग कर रहे हैं। किसानों का कहना था कि हमें अपने फार्म वापस लौटाए जाए। ये विश्व व्यापार संगठन और उसके विध्वंसक नियम कानूनों का विरोध कर रहे थे।
प्रदर्शनकारियों का नारा था जमीन नहीं तो वोट नहीं। जैसे कि अमेरिका के युद्ध में देखा था आपने, आंदोलन हुआ था कि रिप्रेजेंटेशन नहीं तो वोट नहीं, है ना। तो यही चीज देखिए यहाँ पे है कि इन्होंने दिया है नारा। अब पूछा जा सकता है जमीन नहीं तो वोट नहीं किस आंदोलन का नारा था। तो ध्यान रखिएगा, जो भूमि सुधार नारा 2004 में इंडोनेशिया जावा पश्चिमी द्वीप में हुआ था, उसका नारा था जमीन नहीं तो वोट नहीं। ठीक है, ध्यान रखिए, नारा कहीं भी कभी भी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, ऐलान था कि अगर किसी उम्मीदवार ने भूमि सुधार का पक्ष नहीं लिया तो वे इंडोनेशिया हो रहे राष्ट्रपति पद के पहले प्रत्यक्ष चुनाव का बहिष्कार करेंगे। ठीक है, तो ये चीजें इंपॉर्टेंट थी इसलिए मैंने यहाँ पे कर दिया। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे हम बामसेफ संगठन के बारे में देख रहे हैं। यह संगठन जातिगत भेदभाव के शिकार अपने सदस्य की समस्याओं को देखता है, लेकिन इसका मुख्य सरोकार सामाजिक न्याय और पूरे समाज के हितों, सामाजिक समानता को हासिल करना है। तो ये अमूमन इसमें एक चीज आप रिजल्ट निकाल सकते हैं निक्षेप में, संक्षेप में, कि सामाजिक समानता के प्रति ये जो है संगठन बामसेफ ये अग्रसर था। ठीक है, अब आगे देखते हैं आंदोलनकारी समूह क्या है। तो दबाव समूह के समान किसी आंदोलन में कई तरह के समूह शामिल रहते हैं। ऊपर कुछ उदाहरण दिए गए हैं जिससे इनकी एक साधारण विशेषता का संकेत मिलता है। अधिकतर आंदोलन किसी खास मुद्दे पर केंद्रित होते हैं। ऐसे आंदोलन एक सीमित समय सीमा के भीतर किसी एक लक्ष्य को पाना चाहते हैं। कुछ आंदोलन ज्यादा सार्वभौम प्रकृति के होते हैं और एक व्यापक लक्ष्य को बहुत बड़ी समयावधि में हासिल करना चाहते हैं। नेपाल में उठे लोकतंत्र के आंदोलन का विशिष्ट उद्देश्य था राजा को अपने आदेशों को वापस लेने के लिए बाध्य करना। इन आदेशों के द्वारा राजा ने लोकतंत्र को समाप्त कर दिया था। भारत में नर्मदा बचाओ आंदोलन ऐसे आंदोलन का अच्छा उदाहरण है। नर्मदा नदी पर बनाए जा रहे सरदार सरोवर बांध के कारण लोग विस्थापित हुए। यह आंदोलन इसी खास मुद्दे को लेकर शुरू हुआ। इसका उद्देश्य बांध को बनने से रोकना था। धीरे धीरे इस आंदोलन ने व्यापक रूप धारण किया। इसने सभी बड़े बांधों और विकास के उस मॉडल पर सवाल उठाए जिसमें बड़े बांधों को अनिवार्य साबित किया जाता है। ऐसे आंदोलन के नेतृत्व तो बड़ा स्पष्ट होता है और उनका संगठन भी होता है, लेकिन ऐसे आंदोलन बहुत थोड़े समय तक ही सक्रिय रह पाते हैं। किसी एक मुद्दे पर आधारित ऐसे आंदोलन के बरकस उन आंदोलन को रखा जा सकता है जो लंबे समय तक चलते हैं और जिनमें एक से ज्यादा मुद्दे होते हैं। पर्यावरण के आंदोलन तथा महिला आंदोलन ठेठ ऐसे ही आंदोलन का मिसाल है। ऐसे आंदोलन के नियंत्रण अथवा दिशा निर्देश के लिए कोई एक संगठन नहीं होता। पर्यावरण आंदोलन के अंतर्गत अनेक संगठन तथा खास मुद्दे पर आधारित आंदोलन जो है आपके शामिल होते हैं। इनके सबके संगठन अलग अलग हैं, है ना। तो चलिए ये कुछ दिया है, बुक वगैरह दिया है ना। वेयर आवर डियर वंस, राइटर्स नहीं दिख रहे हैं इसमें, मिसिंग बुक का टाइटल है। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे कि सामाजिक आंदोलन से आप क्या समझते हैं। तो सामाजिक आंदोलन और दबाव समूह नागरिकों की कई तरह से लामबंद करने की कोशिश करते हैं। इसे कोलाज में कुछ ऐसे तरीकों से दिखाया गया है। तो ये चीजें जो है दिखाई गई हैं कोलाज करके आपको। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा एक चीज और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कई लोकतांत्रिक सरकारें अपने नागरिक को सूचना का अधिकार आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन प्रदान करती है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 याद रखिएगा हमारी संसद द्वारा पारित एक ऐतिहासिक कानून है। तो ये भी क्वेश्चन बना था, सूचना का अधिकार हमें कब प्राप्त हुआ था, तो 2005 में प्राप्त हुआ था, ध्यान रखिएगा। नागरिक इस कानून के अंतर्गत सरकारी कार्यालयों में उनकी विभिन्न गतिविधियों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो पता ही है आपको कि बिल के लिए जो है पहली बार राजस्थान के भीम ताल करके कुछ संस्था थी, उन्होंने स्टार्ट किया था पहली बार राइट टू इन्फॉर्मेशन का। ठीक है, उनके जो वेतन में उनको लग रहा था कि गड़बड़ी हो रही है। ठीक है, तो उस समय से उन्होंने स्टार्ट किया था ये चीजें और बाद में 2005 में जाके देखेंगे राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है हमारे लिए अब अवेलेबल हो चुका है। ठीक है, चलिए हम लोग इसके आगे देखेंगे। अलग अलग है, नेतृत्व भी अलहदा है, यानी कि अलग अलग है और नीतिगत मामलों पर अक्सर इनकी राय अलग अलग होती है। इसके बावजूद एक व्यापक उद्देश्य से ये साझेदारी और इनका दृष्टिकोण एक जैसा है। इसी वजह से इन्हें एक आंदोलन यानी पर्यावरण आंदोलन का नाम दिया जाता है। कभी कभी ऐसे व्यापक आंदोलन का एक ऐसा ढीला ढाला सा सर्वसमावेशी संगठन होता है। मिसाल के लिए नेशनल अलायंस फॉर पीपुल्स मूवमेंट। तो ध्यान रखिएगा NAM
NAPM, ठीक है, फिर से एक बार बोल देती हूँ कि नेशनल अलायंस फॉर पीपुल्स मूवमेंट, NAPM, ऐसा ही संगठनों का संगठन है। यानी कि ये क्या है, NAPM जो है आपका संगठनों का संगठन है। इसका फुल फॉर्म क्या है, नेशनल अलायंस फॉर पीपुल्स मूवमेंट, याद रखिएगा, ठीक है। विभिन्न मुद्दों पर संघर्ष कर रहे अनेक आंदोलनकारी समूह इस संगठन के घटक है। यह संगठन अपने देश में अनेक जन आंदोलनों की गतिविधियों में तालमेल बैठाने का काम करता है। दबाव समूह और आंदोलन राजनीति पर कैसे असर डालते हैं? दबाव समूह और आंदोलन राजनीति पर कई तरह से जो है असर डालते हैं, ठीक है, डालते हैं लेकिन प्रत्यक्ष रूप से नहीं डालते हैं, ठीक है। तो ये चीज एक बैग से मत कहिए कि 100% जो है दबाव समूह राजनीतिक दलों पे जो है असर करते हैं, ठीक है। दबाव समूह और आंदोलन अपने लक्ष्य तथा गतिविधियों के लिए जनता का समर्थन और सहानुभूति हासिल करने की कोशिश करते हैं। इसके लिए सूचना अभियान चलाना, बैठक आयोजित करना अथवा अर्जी दायर करने जैसे तरीकों का सहारा लिया जाता है। ऐसे अधिकतर समूह मीडिया को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं ताकि उनके मसलों पर मीडिया ज्यादा ध्यान दे। ऐसे समूह अक्सर हड़ताल अथवा सरकारी कामकाज में बाधा पहुंचाने जैसे उपयोगों का सहारा लेते हैं ना। मजदूर संगठन, कर्मचारी संघ तथा अधिकतर आंदोलनकारी समूह अक्सर ऐसी युक्तियों का इस्तेमाल करते हैं कि सरकार उनकी मांगों की तरफ ध्यान देने के लिए बाध्य हो। व्यवसाय समूह अक्सर पेशेवर लॉबिस्ट नियुक्त करते हैं अथवा महंगे विज्ञापनों का प्रयोजित करते हैं। दबाव समूह अथवा आंदोलनकारी समूह के कुछ व्यक्ति सरकार को सलाह देने वाली समितियां और आधिकारिक निकायों में शिरकत कर सकते हैं। हालांकि दबाव समूह और आंदोलन दलीय जाति राजनीति में सीधे भाग नहीं लेते, लेकिन वे राजनीतिक दलों पर असर डालना चाहते हैं। अधिकतर आंदोलन किसी राजनीतिक दल से संबंध नहीं होते, लेकिन उनका एक राजनीतिक पक्ष होता है। आंदोलनों की राजनीतिक विचारधारा होती है और बड़े मुद्दों पर उनका राजनीतिक पक्ष होता है। राजनीतिक दल और दबाव समूह के बीच का रिश्ता कई रूप धारण कर सकता है, जिसमें कुछ प्रत्यक्ष होते हैं तो कुछ अप्रत्यक्ष, यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों तरह के जो है इसमें होते हैं। कुछ मामलों में दबाव समूह राजनीतिक दलों द्वारा ही बनाए गए हैं अथवा उनका नेतृत्व राजनीतिक दल के नेता करते हैं। कुछ दबाव समूह राजनीतिक दल की एक शाखा के रूप में काम करते हैं। उदाहरण के लिए भारत के अधिकतर मजदूर संगठन और छात्र संगठन या तो बड़े राजनीतिक दलों द्वारा बनाए गए हैं अथवा उनकी संबद्धता जो है राजनीतिक दलों से है ना। ऐसे दबाव समूह के अधिकतर नेता अमूमन किसी न किसी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता और नेता होते हैं। कभी कभी आंदोलन राजनीतिक दल का रूप अख्तियार कर लेते हैं। उदाहरण के लिए विदेशी लोगों के विरुद्ध छात्रों ने असम आंदोलन चलाया था। तो ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है कि असम आंदोलन किसके विरुद्ध था, तो विदेशी लोगों के विरुद्ध था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। असम लोग विदेशी लोगों के विरुद्ध आंदोलन चलाया गया था, असम आंदोलन, ठीक है। जब इस तरह के आंदोलन की समाप्ति हुई तो इस आंदोलन ने असम गण परिषद का रूप ले लिया। अब यही जो असम आंदोलन हुआ था ना विदेशी लोगों के विरुद्ध, वही जो है आगे चल के असम गण परिषद का रूप ले लेता है। सन 1930 और 1940 के दशक में तमिलनाडु में समाज सुधार आंदोलन चले। अब ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि तमिलनाडु में समाज सुधार आंदोलन कब चलाए गए थे, क्योंकि इसमें सन मेंशन है तो आपको याद रखना पड़ेगा कि 1930 और 1940 के दशक में चलाए गए थे। डीएमके और AID AIADMK, ठीक है, लिख ही देती हूं मैं इसको, है ना, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रह जाए। DMK हो गया एंड AIADMK, ठीक है, समझ गया, ये आई है। तो ये क्या है, जैसी पार्टियों की जड़ें इन समाज सुधार आंदोलन में ढूंढी जा सकती हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अधिकांशतः दबाव समूह और आंदोलन का राजनीतिक दलों से प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता, दोनों परस्पर विरोधी पक्ष लेते हैं, फिर भी इनके बीच संवाद कायम रहता है और सुलह की बातचीत चलती रहती है। आंदोलनकारी समूह नए नए मुद्दे उठाए हैं और राजनीतिक दलों ने इन मुद्दों के आगे जो है बढ़ाते हैं। कौन बढ़ाते हैं, तो राजनीतिक दल। राजनीतिक दलों के अधिकतर नए नेता दबाव समूह अथवा आंदोलनकारी समूहों से आते हैं, ठीक है। क्या दबाव समूह और आंदोलन के प्रभाव सकारात्मक होते हैं? सकारात्मक होंगे ही। शुरुआती तौर पर लग सकता है कि किसी एक ही तबके के हितों की नुमाइंदगी की करने वाली दबाव समूह लोकतंत्र के लिए हितकर नहीं है। लोकतंत्र में किसी एक तबके के
तबके के नहीं बल्कि सबके हितों की रक्षा होनी चाहिए। यह भी लग सकता है कि ऐसे समूह सत्ता का इस्तेमाल तो करना चाहते हैं, लेकिन जिम्मेदारी से बचना चाहते हैं। राजनीतिक दलों को चुनाव के समय जनता का सामना करना पड़ता है, लेकिन ये समूह जनता के प्रति जवाबदेह नहीं होते। संभव है कि दबाव समूह और आंदोलनों को जनता से समर्थन अथवा धन न मिले। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि दबाव समूह को बहुत कम लोगों का समर्थन प्राप्त हो, लेकिन उनके पास धन ज्यादा हो और इसके बूते अपने संकुचित एजेंडे पर वे सार्वजनिक बहस का रुख मोड़ने में सफल हो जाए। लेकिन थोड़ा संतुलित नजरिया अपनाए तो स्पष्ट होगा कि दबाव समूह और आंदोलनों के कारण लोकतंत्र की जड़ें जो है आपकी मजबूत हुई है। शासकों के ऊपर दबाव डालना लोकतंत्र में कोई अहितकर गतिविधियां विधि नहीं, बशर्ते इसका असर सबको प्राप्त हो। सरकारें अक्सर थोड़े से धनी और ताकतवर लोगों की अनुचित दबाव में आ जाती है। थोड़े से देखिए यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जनसाधारण के हित समूह तथा आंदोलन इस अनुचित दबाव के प्रतिकार में उपयोगी भूमिका निभाते हैं और आम नागरिक की जरूरतों तथा सरोकारों से सरकार को अवगत कराते हैं, यानी कि उनको जानकारी देते हैं। वर्ग विशेषी हित समूह भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब विभिन्न समूह सक्रिय हो तो कोई एक समूह समाज के ऊपर प्रभुत्व कायम नहीं कर सकता। यदि कोई एक समूह सरकार के ऊपर अपने हित में नीति बनाने के लिए दबाव डालता है तो दूसरा समूह इसके प्रतिकार में दबाव डालेगा कि नीतियां उस तरह से ना बनाई जाए। सरकार को भी ऐसे ऐसे पता चल जाता है कि समाज के विभिन्न तबके क्या चाहते हैं। इससे परस्पर विरोधी हितों के बीच सामंजस्य बैठाना तथा शक्ति संतुलन करना क्या होता है, संभव होता है। अब थोड़ा सा हम लोग ये जो ऊपर छोड़ दिए थे इसको भी देखते चलेंगे, ठीक है। कह रहा है कि किसी समाचार चैनल की समाचार एक हफ्ते तक लगातार देखें। निम्नलिखित अथवा तबके का प्रतिनिधित्व करते आंदोलन अथवा दबाव समूह के बारे में देखें। ये कह रहा है कि आप लोग जो है थोड़ा सा टीवी पे ऐसे देखें कि कैसे आंदोलन होता है, पर ये जो है आपका इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको देखेंगे, ठीक है। देखिए, ग्रीन बेल्ट हरित पट्टी मूवमेंट के अंतर्गत पूरे केन्या में 3 करोड़ वृक्ष लगाए गए। तो आपसे पूछा जा सकता है ग्रीन बेल्ट मूवमेंट जो है कहाँ से रिलेटेड है, तो केन्या से रिलेटेड है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में केन्या नहीं आता है ना। उसके बाद देखिए 3 करोड़ जो है वृक्ष लगाए गए थे। इस आंदोलन के नेता कौन थे, तो बांगरी मथाई थे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है जो ग्रीन बेल्ट हरित पट्टी मूवमेंट हुआ था केन्या में, जिसमें जो वृक्ष लगाने को लेके था, उसके नेता कौन थे, तो बांगरी मथाई थे। सरकारी अधिकारियों और राजनेता के रुख से बड़े नाखुश थे। उनका कहना है सन 1970 और 1980 के दशक में जब किसानों को वृक्षारोपण के लिए उत्साहित कर रही थी तो मुझे पता चला कि सरकार के भ्रष्टाचार कर्मचारी ही वनों के अधिकांश विनाश के लिए जिम्मेदार हैं। इन लोगों ने अपने चहेते डेवलपर्स को जमीन और वृक्ष अवैध रूप से बेच रखे हैं। सन 1990 के दशक में राष्ट्रपति डेनियल अरेप मोई की सरकार की कुछ तत्व जातीय समुदाय को जमीन के सवाल पर आपस में लड़वा दिया। इससे रिफ्ट वैली के अनेक केन्या वासियों की आजीविका और अधिकार जो है आपका जाते रहे। कुछ को अपनी जान गंवानी पड़ी। शासक दल के समर्थकों को जमीन मिली और लोकतंत्र समर्थक आंदोलन के पक्ष में बोलने को विस्थापित होना पड़ा। यही सरकार की एक चाल थी जिसका उद्देश्य समुदाय के जमीन के सवाल पर आपस में लड़वाकर सत्ता पर कब्जा जमाए रखना था। अगर वे एक दूसरे से भिड़ते रहेंगे तो लोकतंत्र की मांग करने के लिए उनके पास कम मौके होंगे। ऊपर के अनुच्छेद में लोकतंत्र और सामाजिक आंदोलन में क्या संबंध नजर आ रहा है, इस आंदोलन को सरकार के प्रति क्या रवैया अपनाना चाहिए था, ठीक है। तो अब आपको इस पैरा से क्या याद रखना है कि ये सन कब की बात हो रही है, 1980 से लेके 1970 के बीच में, ठीक, सॉरी 1970 और 1980 के दशक के बीच में किसानों के लिए क्या हो रहा है, वृक्ष का जो वन है वहां के अधिकारी ही क्या कर रहे थे, विनाश कर रहे थे वनों का, ठीक है। तो ग्रीन बेल्ट हरित मूवमेंट केन्या से संबंधित है, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। और वांगरी मथाई को भी आप याद जरूर रखिएगा क्योंकि एनसीईआरटी से ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि आपका चैप्टर जो है समाप्त होता है, ठीक है। तो ये जो आपका जन संघर्ष था यहीं पे समाप्त होता है। कुछ छूटा तो नहीं है ना, इसमें देख लेते हैं, छोटा सा भी नहीं छूटना चाहिए क्योंकि एनसीईआरटी का एक लाइन इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो चलिए, अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो और नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जरूर जुड़िएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो में हम देखेंगे कि लोकतंत्र के परिणाम जो है क्या मिलते हैं आखिरकार, है ना।
इतना लोकतंत्र हम लोगों ने पढ़ा चैप्टर, जिस चैप्टर को हमने पढ़ा उसमें यही देखा कि लोकतंत्र शासन व्यवस्था क्या है, कैसे काम करती है, क्या सही है उसके लिए, क्या मजबूत पक्ष उसको बनाती है। अब हम देखेंगे कि लोकतंत्र का इतना सारा पढ़ने के बाद परिणाम क्या निकलता है, यानी लोकतंत्र में क्या क्या ऐसे फैक्टर हैं जो आपको प्रभावित करते हैं, है ना। तो यही चीज हमको इसमें देखने को मिलेगी। और ये आपका अध्याय जो है 5 है, ठीक है, इस बुक का लास्ट चैप्टर है ये, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। अब जब हम लोकतंत्र की अपनी यात्रा के आखिरी पड़ाव पर हैं, तब विशिष्ट बातों की चर्चा से आगे जाने और कुछ सामान्य किस्म के सवाल पूछने का वक्त आ गया है ना। जैसे यही कि लोकतंत्र क्या करता, अथवा यह कि लोकतंत्र से हम अमूमन किन परिणामों की उम्मीद करते हैं। साथ ही यह सवाल भी पूछा जा सकता है कि वास्तविक जीवन में लोकतंत्र इन्हीं उम्मीदों को जो है पूरा करता है। लोकतंत्र के परिणामों का मूल्यांकन कैसे करें, हम इन्हीं बातों से अध्याय की शुरुआत करेंगे। तो इस विषय पर विचार करने के बारे में कुछ बातों को स्पष्ट कर लेने के बाद हम इस बात पर गौर करेंगे विभिन्न मामलों में लोकतंत्र से कैसे परिणाम वांछित हैं और वास्तविक धरातल पर क्या परिणाम आते हैं। इसके लिए हम लोकतंत्र के विभिन्न पहलुओं जैसे कि मसलन पे शासन के स्वरूप को देखेंगे, आर्थिक कल्याण को देखेंगे, समानता को देखेंगे, सामाजिक अंतर क्या है उसको देखेंगे, फिर टकराव कैसे, क्या ये लोकतंत्र जो है इसमें सामाजिक अंतर और टकराव कैसे होते हैं, आखिर में आजादी और स्वाभिमान जैसे मामलों पर भी हम गौर करेंगे। तो ये सब चीजें क्या है, अनुमान जो है भारत में देखी जाती है, चाहे किसी भी शासन व्यवस्था में देखने को मिलता है कि आप अगर लोकतंत्र व्यवस्था शामिल कर रहे हो अपने शासन व्यवस्था में, तो लोकतंत्र क्या आपके शासन व्यवस्था को जो चला रहे हो, तो क्या आपके जितने भी लोग हैं वहाँ के आर्थिक कल्याण से वो रूबरू हो पा रहे हैं, क्या सामाजिक अंतर या टकराव जो है कम हो पा रहा है, क्या वहाँ के लोग जो है आज़ादी से जी पा रहे हैं, इनका स्वाभिमान और गरिमा जो है उनको मिल पा रहा है, लोगों के बीच जो है समानता हो पा रही है। ये चीजें हम जो है इसमें तलाश करने की कोशिश करेंगे। इस तलाश में हमें सकारात्मक परिणाम मिलेंगे, लेकिन इन परिणामों के साथ कई सवाल और शंकाएं भी लगी हुई हैं। ये सवाल और आशंकाएं हमें लोकतंत्र के सामने खड़ी चुनौतियों पर सोचने के लिए उकसाती हैं, यानी प्रोवोक करेंगी, है ना। तो चलिए देखते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पे दे रहा है लोकतंत्र के परिणामों का मूल्यांकन कैसे करें। क्या आपको याद है कि मैडम लिंगदोह की कक्षा में छात्रों ने लोकतंत्र के बारे में कैसी बातें की थी। तो देखिए जब हमने चैप्टर पढ़ा था लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों, तब यहाँ पे हमने देखा था मैडम लिंगदोह के बारे में, ठीक है। आपने इसे कक्षा 9 की पाठ्यपुस्तक के दूसरे अध्याय में पढ़ा था। इस बातचीत से यह नतीजा निकलता था कि लोकतंत्र शासन की अन्य व्यवस्थाओं से बेहतर है, तानाशाही और अन्य व्यवस्था ज्यादा दोषपूर्ण है। लोकतंत्र का सबसे बेहतर बताया गया था क्योंकि यह अब देखिए लोकतंत्र का यहाँ से फिर से जो है आपको विशेषता देखने को मिल जाता है। जैसे कि नागरिकों में समानता को बढ़ावा देता है कौन सा शासन व्यवस्था, तो लोकतंत्र शासन व्यवस्था, ठीक है। व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाता है, इसमें फैसले में बेहतरी आती है, टकरावों को टालने संभालने का तरीका भी इसमें मिलता है, और इसमें गलतियों को सुधारने की गुंजाइश भी आपको मिलती है कि मान लीजिए आपने किसी गलत शासक को चुन लिया, तो अगले 5 साल बाद आप उस शासक को जो है हटा सकते हैं उस पद से, है ना। तो जनता की ताकत होती है। अब्राहम लिंकन की आपने परिभाषा देखी ही थी पिछले अध्याय में, जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए। वहीं पे अरस्तु का भी मैंने बताया था कि अरस्तु ने जो है अपने विचारों में लोकतंत्र की परिभाषा दी थी कि मुट्ठी भर लोग जो हैं अगर शासन करते हैं तो उसे राजशाही कहते हैं, और कोई एक व्यक्ति जो है शासन करता है तो उसे तानाशाही कहते हैं। वही कई हाथों में जो है अगर शासन व्यवस्था चली जाती है तो उसको जो है ये अरस्तु जो है लोकतंत्र का शासन मानते हैं, है ना। तो चलिए हम लोग देखेंगे आगे, क्या ये उम्मीदें लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं से पूरा होती है। अपने आसपास के लोगों से बात करें तो पाएंगे कि अधिकांश लोग अन्य किसी भी वैकल्पिक शासन व्यवस्था की तुलना में लोकतंत्र को पसंद करते हैं। तो आज जितने भी आधुनिक देश हैं उसमें ज्यादातर जो है लोकतंत्र शासन व्यवस्था को पसंद किया जाता है विश्व में, ठीक है। लेकिन लोकतंत्र शासन के कामकाज से संतुष्ट होने वालों की संख्या उतनी बड़ी नहीं होती, सो हम एक दुविधा की स्थिति में आ जाते हैं, है ना।
सैद्धांतिक रूप में तो लोकतंत्र को अच्छा माना जाता है, यानी कि सिद्धांतों के तौर पे देखा जाए तो लोकतंत्र हमारा अच्छा है, पर व्यवहार में इसे इतना अच्छा नहीं माना जाता। यानी व्यवहार में मतलब जब उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, जब देखा जाता है ग्राउंड लेवल पे जाकर, तो वो उतना अच्छा दिखता आपको नहीं है। इस दुविधा के चलते लोकतंत्र के नतीजे पर ज्यादा गहराई से विचार करना जरूरी हो जाता है। क्या हम सिर्फ नैतिक कारणों से ही लोकतंत्र को पसंद करते हैं, या फिर लोकतंत्र के समर्थन के पीछे कुछ युक्तिपरक कारण भी हैं? तो युक्तिपरक कारण भी हैं जो लोकतंत्र को लोग पसंद करते हैं, है ना। आज दुनिया के 100 देश किसी न किसी तरह से की लोकतांत्रिक व्यवस्था चलाने का दावा करते हैं। इनका औपचारिक संविधान है, इनके यहाँ चुनाव होते हैं और राजनीतिक दल भी हैं। तो ध्यान रखिएगा, जहाँ लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था होता है वहाँ आपको संविधान भी देखने को मिलेगा, और अगर संविधान देखने को मिलता है तो वहीं पे लोकतांत्रिक व्यवस्था के साथ आपको दिखेगा कि वहाँ का शासन जो है जनता के द्वारा चुना जाता है, यानी कि राजतंत्र नहीं होता हमारे यहाँ, ठीक है, जिसके यहाँ लोकतंत्र होगा, है ना। और राजनीतिक दल भी होते हैं, यानी आपको विकल्प दिया जाता है कि आप एक जो राजनीतिक दल है उसको नहीं पसंद करते हैं तो दूसरा आपके सामने वैकल्पिक होता है, ताकि आप उसको चुन सके, है ना। वे अपने नागरिकों को कुछ बुनियादी अधिकारों की गारंटी भी देते हैं। तो आप सभी को पता है कि जो आपका लोकतांत्रिक व्यवस्था होता है उसमें राजनीतिक दल जो होती है वो डरती है थोड़ा सा जो है जनता से, कि अगली बार जो है हमें चुनाव में वोट नहीं मिलेगा, इसलिए कुछ अधिकारों की गारंटी भी देती है। लोकतंत्र के ये तत्व तो अधिकांश देशों में समान है, पर सामाजिक स्थिति, अपनी आर्थिक उपलब्धि और अपनी संस्कृतियों के मामले में ये देश के एक दूसरे से काफी अलग अलग है ना। स्पष्ट है कि इन सबका लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के नतीजे पर भी असर पड़ता है, और एक जगह जो उपलब्धि हो वह दूसरी जगह भी उसी तरह दिखे ये जरूरी नहीं है ना। लेकिन क्या कोई ऐसी बुनियादी चीज है जिसकी उम्मीद हम कर सकते हैं कि हर लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो है करेंगे ही? यानी कि एक जो मिनिमम मतलब रिक्वायरमेंट देख लिया जाए, मिनिमम आपका पैमाना है, कुछ ऐसा पैमाना तय किया जा सकता है कि जहाँ पे लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था होगा वहां पे अनुमन वो चीजें होंगी ही होंगी, ये कहने को पूछने को कह रहा है, ठीक है। तो कई बार हम लोकतंत्र को हर मर्ज की दवा मान लेते हैं और उससे हर चीज की उम्मीद करने लगते हैं ना। लोकतंत्र के प्रति लोकतंत्र के प्रति अपनी दिलचस्पी और दीवानगी के चलते अक्सर हम यह कह बैठते हैं कि लोकतंत्र सभी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं का समाधान कर सकता है, और जब हमारी कुछ उम्मीदें पूरी नहीं होती तो हम लोकतंत्र की अवधारणा को ही दोष देने लगते हैं, ठीक है। हम यह संदेश करने लगते हैं कि क्या यह हम वास्तव में लोकतांत्रिक व्यवस्था में ही रह रहे हैं। लोकतंत्र के परिणामों के बारे में सावधानी पूर्वक विचार करने की दिशा में पहला कदम यही है कि हम पहले यह माने कि लोकतंत्र शासन का एक स्वरूप भर है। यानी कि लोकतंत्र शासन व्यवस्था क्या है, एक स्वरूप भर है। यह कुछ चीजों को हासिल करने की स्थितियां तो बना सकता है, पर नागरिकों को ही उन स्थितियों का लाभ लेकर अपने लक्ष्य को हासिल करना होता है। इतना ही नहीं, लोकतंत्र का उन अनेक चीजों से ज्यादा सरोकार नहीं है होता जिनको हम बहुत मूल्यवान मानते हैं। लोकतंत्र हमारी सभी सामाजिक बुराइयों को मिटा देने वाली जादू की छड़ी भी नहीं है। तो आइए हम उन चीजों की जांच करें जिसकी उम्मीद हर लोकतांत्रिक व्यवस्था से की जा सकती है, और साथ ही लोकतंत्र के रिकॉर्ड पर भी नजर डालें। तो चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए, पहले तो हम लोग जानते हैं कि लोकतंत्र शासन व्यवस्था जो है वो उत्तरदायी होती है, जिम्मेदार होती है और वैध शासक के रूप में माना जाता है। तो उसी तर्क को जो है हम लोग यहाँ पे वेरीफाई करेंगे, ठीक है। तो देखिए, कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें लोकतंत्र को पूरा करना ही चाहिए। लोकतंत्र में सबसे बड़ी चिंता यह होती है कि लोगों को अपना शासक चुनने का अधिकार और शासकों पर नियंत्रण बरकरार रहे। वक्त, जरूरत और यथासंभव इन चीजों के लिए लोगों को निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी करने में सक्षम होना चाहिए, ताकि लोगों के प्रति जिम्मेदार सरकार बन सके और सरकार लोगों की जरूरतों और उम्मीदों पर ध्यान दे। इस सवाल के तफसील में जाने से पहले हमारे सामने एक मामूली सा जान सवाल पड़ता है, यानी कि छोटा सा सवाल आ रहा है कि क्या लोकतांत्रिक सरकार जो है कार्यकुशल होती है, क्या यह प्रभावी होती है? कुछ लोगों का मानना है कि लोकतंत्र में कम प्रभावी सरकारें बनती हैं। निश्चित रूप से यह सही है कि अलोकतांत्रिक सरकारों को विधायिका का सामना नहीं करना होता, है ना।
उन्हें बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक नजरिए का ख्याल नहीं रखना पड़ता। लोकतंत्र में बातचीत और मोल तोल के आधार पर काम चलता है। क्या इससे लोकतांत्रिक सरकारें कम प्रभावशाली हो जाती हैं? आइए अब फैसलों को मूल्य के हिसाब से तौलने की कोशिश करें। ऐसी सरकार की कल्पना कीजिए जो बहुत तेज फैसले लेती है, लेकिन यह सरकार ऐसे फैसले भी ले सकती है जिसे लोग स्वीकार ना करें, और तब ऐसे फैसलों से परेशानी हो सकती है। इसकी तुलना में लोकतांत्रिक सरकार सारी प्रक्रिया को पूरा करने में ज्यादा समय ले सकती है, लेकिन इसने पूरी प्रक्रिया को माना है, इसलिए इस बात की ज्यादा संभावना है कि लोग फैसलों को मानेंगे और वे ज्यादा प्रभावी होंगे, है ना। इस प्रकार लोकतंत्र में फैसला लेने में जो वक्त लगता है वह बेकार नहीं जाता। तो कहीं ना कहीं ये चीजें जो है आपको प्रभावी दिख रही है ना। अब दूसरे पहलू पर नजर डालते हैं कि लोकतंत्र में इस बात की पक्की व्यवस्था होती है कि फैसले कुछ कायदे कानून के अनुसार होंगे, और अगर कोई नागरिक यह जानना चाहे कि फैसले लेने के नियमों का पालन हुआ है या नहीं, तो वह इसका पता कर सकता है। उसे यह न सिर्फ जानने का अधिकार है, बल्कि उसके पास इसके साधन भी उपलब्ध है। इसे पारदर्शिता कहते हैं, है ना। यह चीज अक्सर गैर लोकतांत्रिक सरकारों में नहीं होती है। तो आपको समझ में आ गया कि पारदर्शिता देखने को किसमें मिलती है? लोकतांत्रिक सरकार में मिलती है। गैर लोकतांत्रिक सरकार में आपको ये कमी मिलेगी, है ना। हम लोकतंत्र के परिणामों पर गौर कर रहे हैं, तो यह उम्मीद करना उचित है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसी सरकार का गठन होगा जो कायदे कानून को मानेगी, है ना। अब थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे ये देखते चलते हैं, क्या आप इस बात की कल्पना कर सकते हैं कि सरकार आपके तथा आपके परिवार के बारे में क्या क्या जानती है और कैसे जानती है? जैसे राशन कार्ड या मतदान पहचान पत्र। सरकार के बारे में जानकारी के लिए आपके पास कौन कौन से स्रोत हैं, है ना। चलिए हम लोग देखते हैं। आगे कह रहा है, ये भी थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि तो इसका मतलब यह है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था की सबसे बड़ी उपलब्धि लोकतांत्रिक व्यवस्था ही है, लोकतंत्र की, है ना। इस मानसिक कसरत के बाद हमने यही नतीजा निकाला, है ना। चलिए ये भी बोल रहा है, चलिए लोगों के प्रति जवाबदेह होगी। हम यह उम्मीद भी कर सकते हैं कि लोकतांत्रिक सरकार नागरिकों को निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदार बनाने और खुद को उनके प्रति जवाबदेह बनाने वाली कार्यविधि भी विकसित कर लेती है ना। अगर आप इन नतीजों के आधार पर लोकतांत्रिक व्यवस्था को तौलना चाहते हैं, तो आपको इन संस्थाओं और व्यवहारों पर गौर करना होगा। नियमित और निष्पक्ष चुनाव, है ना। तो हम लोग देखते ही है कि नियमित और निष्पक्ष चुनाव लोकतंत्र को मजबूत बनाता है। प्रमुख नीतियां और नए कानूनों पर खुली सार्वजनिक चर्चा और सरकार तथा इसके कामकाज के बारे में जानकारी पाने का नागरिकों को सूचना का अधिकार 2005 आप लोग जानते ही हैं। इन पैमाने पर लोकतांत्रिक शासकों का रिकॉर्ड मिला जुला रहा है। नियमित और निष्पक्ष चुनाव कराने और खुली सार्वजनिक चर्चा के लिए उपयुक्त स्थितियां बनाने के मामले में लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं ज्यादा सफल हुई हैं। पर ऐसे चुनाव कराने में जिसमें सबको अवसर मिले अथवा हर फैसले पर सार्वजनिक बहस कराने के मामले में उनका रिकॉर्ड ज्यादा अच्छा नहीं रहा। नागरिकों के साथ सूचनाओं का साझा करने के मामले में भी उनका रिकॉर्ड खराब रहा। पर इनकी तुलना में जब हम गैर लोकतांत्रिक शासनों से जो है कंपेयर करेंगे, तो इन क्षेत्रों का भी उनका प्रदर्शन बेहतर ठहराता है। यानी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था जो है उसमें बेहतर देखेंगे आप, है ना। एक व्यापक धरातल पर लोकतंत्र सरकारों से यह उम्मीद करना उचित ही है कि वे लोगों की जरूरतों और मांगों का ध्यान रखने वाली हो और कुल मिलाकर भ्रष्टाचार से मुक्त शासन दे। इन दो मामलों में भी लोकतांत्रिक सरकार का रिकॉर्ड प्रभावशाली नहीं है। लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं अक्सर लोगों को उनकी जरूरतों के लिए तरसाती है और आबादी के एक बड़े हिस्से की मांगों की उपेक्षा करती है। भ्रष्टाचार के आम किस्से इस बात की गवाही देते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था इस बुराई से मुक्ति नहीं है, पर इसके साथ ही इस पर ध्यान देने की गैर लोकतांत्रिक सरकारें कम भ्रष्ट है या लोगों की जरूरतों के प्रति संवेदनशील है, यह कहने का कोई आधार नहीं मिलेगा आपको, है ना। तो थोड़ा बहुत देखिए, दो चीजें आपके सामने है जो थोड़ी, देखिए आपके पास मान लीजिए ए है और ये एक बी है, संस्था है। ए जो है 50% जो है आपको भ्रष्टाचार कर रहा है, वहीं पे बी जो देखेंगे आपको 45% जो है
भ्रष्टाचार कर रहा है, फिर भी आप किसके साथ जाना चाहेंगे? बी के साथ जाना चाहेंगे। वैसे ही हो जाता है, ये गैर लोकतांत्रिक प्रदेश है और ये जो है आपका लोकतांत्रिक है। इसीलिए दुनिया जो है आज लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को जो है महत्व दे रही है और उसको पसंद कर रही है ना। बहरहाल एक मामले में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था निश्चित रूप से अन्य शासनों से बेहतर है। यह वैध शासन व्यवस्था है, यह सुस्त हो सकती है, कम कार्यकुशल भी हो सकती है, इसमें भ्रष्टाचार भी हो सकता है। यह लोगों की जरूरतों की कुछ हद तक अनदेखी भी कर सकती है, लेकिन लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था लोगों की अपनी शासन व्यवस्था है। इसी कारण पूरी दुनिया में लोकतंत्र विचार के प्रति जबरदस्त समर्थन का भाव है। साथ दिए गए दक्षिण एशिया के प्रमाणों से जाहिर है कि यह समर्थन लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था वाले मुल्कों में है, तो है ही। उन देशों में उन देशों में भी जहां लोकतांत्रिक सरकारें नहीं हैं, लोग अपने द्वारा चुने गए प्रतिनिधि का शासन चाहते हैं। यानी वहां पे भी जहां पे गैर लोकतांत्रिक सरकारें चलती हैं, शासन व्यवस्था है, वहां पे भी लोग चाहते हैं कि हमारे द्वारा ही चुने गए प्रतिनिधियों का शासन हो। यह भी मानते हैं कि लोकतंत्र उनके देश के लिए उपयुक्त है। यानी कि जहां पे गैर लोकतांत्रिक शासन है, तो वो लोग चाहते हैं कि हमारे देश में भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था हो। तो कहीं ना कहीं आप इससे समझ सकते हैं कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था एक अच्छा विकल्प है ना। अपने लिए समर्थन पैदा करने की लोकतंत्र की क्षमता भी लोकतंत्र का एक परिणाम ही है और इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती। अब आपके सामने यहाँ पे कुछ चीजें दी गई थी, जैसे देखेंगे कि कैसे जो है लोग दक्षिण एशिया में आप देखेंगे 62% जो है लोकतंत्र को बेहतर मानते हैं। ठीक है, वहीं पे आप देखेंगे 20% लोग जो है उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे 10 वाले जो है कभी कभी तानाशाही को बेहतर ये लोग मान लेते हैं। तो आपको देखने को क्या मिला, यहाँ पे भी दक्षिण एशिया में भी देखने को मिल रहा है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था को जो है लोग पसंद कर रहे हैं। तो पूछा जाए कि सबसे ज्यादा जो शासन व्यवस्था है, कौन सी शासन व्यवस्था जो है लोगों को पसंद है ज्यादा, तो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था। ठीक है, देखिए कुछ ही विकल्प है, जैसे तानाशाही, राजशाही, ये सब क्या है आपके लिए। जो लोकतंत्र व्यवस्था है उसमें तो एक अच्छा विकल्प यही दिखता है ना कि लोकतंत्र ही चलो चुना जाए, है ना। चलिए यहाँ पे दिया है कि पाकिस्तान को छोड़कर हर जगह लोकतंत्र को तानाशाही के ऊपर वरीयता दी जाती है। यानी कि मैक्सिमम जो देश हैं वो तानाशाही से ऊपर रखते हैं लोकतंत्र को, है ना। अपने देश के लिए लोकतंत्र की उपयुक्तता दर बहुत कम लोगों को संदेह है। यानी कि लोकतंत्र पर जो है सब कोई अच्छे हैं, मतलब कि विश्वास करते हैं। अब चलिए देखते हैं कि क्या लोकतंत्र शासन व्यवस्था है तो आर्थिक समृद्धि और विकास हम लोग पा रहे हैं, तो ये चीजें अब देखेंगे, है ना। जैसे देखते हैं, अगर लोकतांत्रिक शासन में अच्छी सरकार की उम्मीद की जाती है तो उससे विकास की उम्मीद करना क्या उचित नहीं है? बिल्कुल है। अगर हम 1950 से 2000 के बीच के सभी लोकतांत्रिक शासनों और तानाशाहियों के कामकाज की तुलना करें तो पाएंगे कि आर्थिक समृद्धि के मामले में तानाशाहियों का रिकॉर्ड थोड़ा बेहतर है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि आर्थिक समृद्धि के मामले में तानाशाही जो है अपर आगे आ रहा है। ठीक है, उच्चतर आर्थिक समृद्धि हासिल करने में लोकतांत्रिक शासन की यह अक्षमता हमारे लिए चिंता का कारण है, पर अकेले इसी कारण से लोकतंत्र को खारिज नहीं किया जा सकता, है ना। जैसा कि आपने अर्थशास्त्र में पढ़ा है, आर्थिक विकास कई कारकों, मसलन देश की जनसंख्या के आकार, वैश्विक स्थिति, अन्य देशों के सहयोग और देश द्वारा तय की गई आर्थिक प्राथमिकताओं पर भी निर्भर करता है। यानी किसी भी देश की जो आर्थिक यानी फाइनेंशियल सिचुएशन है वो इन पैमानों पर है जो डिपेंड करती है। यानी ये एक तत्व है जो उसमें सहयोग करते हैं, जैसे कि वैश्विक स्थिति क्या है, उसकी जनसंख्या क्या है, उसकी आकार मतलब बड़ा है छोटा है, ठीक है, और अन्य देश जो है उसका कैसे सहयोग करते हैं, ये सब चीजें जो है आर्थिक प्राथमिकताओं पर निर्भर करते हैं। तानाशाही वाले कम विकसित देशों और लोकतांत्रिक व्यवस्था वाले कम विकसित देशों के बीच का अंतर नगण्य सा है, पर हम उम्मीद कर सकते हैं कि इस मामले में लोकतांत्रिक व्यवस्था तानाशाही से नहीं पिछड़े, है ना। मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि जो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है वो भी आर्थिक समृद्धि जो है आगे करे, है ना। तानाशाही और लोकतांत्रिक शासन वाले देशों के आर्थिक विकास दर में अंतर भले ज्यादा हो, लेकिन इसके बावजूद लोकतंत्र शासन व्यवस्था का चुनाव ही बेहतर है, क्योंकि इसके अन्य अनेक सकारात्मक फायदे हैं। यानी किसी एक पहलू को आप देख के इसको नकार नहीं सकते, बहुत सारे इसमें पॉजिटिव थिंग्स भी हैं, तो उसको आप देख के इसी को जो है लेके आगे चलेंगे, है ना। अब देखिए
इस तथा इससे आगे के 3 पन्नों पर दिए गए कार्टून धनी और गरीब लोगों के बीच अंतर दिखाते हैं। आर्थिक समृद्धि का लाभ सबको बराबर हुआ है, राष्ट्र बराबर बराबर हुआ है, ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी। अभी आगे देखेंगे राष्ट्र के धन में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए गरीब किस तरह आवाज उठा सकते हैं। विश्व के धन में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए गरीब देश क्या करें आखिर। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया जा रहा है कि आर्थिक समृद्धि और आय का बंटवारा 2000 से लेके 2006 के बीच दिखाया गया है ये आंकड़ा, है ना। अब देखिए एक धनी है वो कितना पौष्टिक लिए हुए हैं, बीच बीच के जो है वो थोड़े से हैं, और गरीब जो है बिल्कुल हड्डी बन चुका है ना। चलिए आगे देखते हैं लोकतंत्र की आर्थिक उपलब्धियां क्या है। अब लोकतंत्र शासन व्यवस्था जहां जहां है तो आखिर उनने क्या जो है उपलब्धियां पाई हैं, ये चीज हम देखेंगे। तो लोकतंत्र के पक्ष में दिए जाने वाले तर्क बड़े भावपूर्ण होते हैं, है ना। ऐसा होना भी चाहिए क्योंकि लोकतंत्र का रिश्ता हमारे गहरे मूल्यों से है। इन तर्कों के इर्द गिर्द होने वाली बहसों को साधारण तरीकों से नहीं निपटाया जा सकता। फिर भी तथ्यों और आंकड़ों के आधार पर लोकतंत्र के बारे में थोड़ी बहस चलाने से हर्ज नहीं करनी चाहिए। लोकतंत्र की आर्थिक उपलब्धियों के बारे में भी ऐसी बहस की जा सकती है। वर्षों से लोकतंत्र के अनेक अध्येताओं ने सावधानी पूर्वक ऐसे प्रमाण इकट्ठा किए हैं जो बताते हैं कि लोकतंत्र का आर्थिक विकास और आर्थिक असमानताओं में कैसे रिश्ता है ना। यहाँ दिए गए चार्ट और नक्शों से आप ऐसे कुछ प्रमाण देख सकते हैं। जैसे देखिए चार्ट 1 बताता है, अब ये चीजें बताई गई हैं, पहले हम लोग ये पढ़ते चलते हैं, ठीक है। चार्ट 1 बताता है कि आर्थिक विकास के मामले में तानाशाहियों का रिकॉर्ड थोड़ा बेहतर है, लेकिन जब हम सिर्फ गरीब मुल्कों के रिकॉर्ड की ही तुलना करते हैं तो अंतर लगभग समाप्त हो जाता है ना। चार्ट 2 बताता है कि लोकतांत्रिक शासन के अंदर भी भारी आर्थिक असमानता हो सकती है। दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील जैसे देश में ऊपरी 20% लोगों का ही कुल राष्ट्रीय आय के 60% हिस्से पर कब्जा है, जबकि सबसे नीचे के 20% लोग राष्ट्रीय आय के मात्र 3% हिस्से पर जीवन बसर करते हैं। डेनमार्क और हंगरी जैसे मुल्क इस मामले में कहीं ज्यादा बेहतर कहे जाएंगे। आप कार्टून में देख सकते हैं कि गरीब वर्ग आगे सदा अवसरों की असमानता बरकरार रहती है। अगर आमदनी के समान वितरण और आर्थिक प्रगति को आधार मानकर ही लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को आर्थिक कामकाज का मूल्यांकन करना हो तो आपका फैसला क्या होगा। बिल्कुल आर्थिक पे देखा जाए तब लोकतंत्र जो है आपका पिछड़ता हुआ दिखता है ना। लेकिन कुछ ही नगण्य, कहीं कहीं नगण्य भी हो जाता है, तो इस जो टर्म है उसको हम लोग हाई लेवल पे यानी कि पॉजिटिव थिंग में नहीं देख सकते। चलिए ये चार्टें जो है आपको दिखाई गई हैं कि आर्थिक समृद्धि कैसे होता है ना। जैसे शासन का प्रकार और देश बताया गया है। सभी लोकतांत्रिक शासन में विकास दर क्या है तो 3.95 आपको दिख रहा है। वहीं पे तानाशाही में देखेंगे आप 4.42% दिख रहा है, तो थोड़ा सा ज्यादा मतलब माइनर नहीं है, फिर भी है, ठीक है। तानाशाही वाले गरीब देश में अगर देखते हैं और लोकतंत्र वाले गरीब देश में देखते हैं तो बिल्कुल नगण्य दिखेगा आपको। 4.34 है उनमें और 4.28 है, तो इसको जो है एक तुलना नहीं किया जा सकता है ना। अगर वही देखेंगे चुने हुए देशों में आय की असमानता, तो दक्षिण अफ्रीका में 64% से ऊपर है, ठीक है। 2.9% जो है नीचे है। अपने भारत का इसमें नहीं दिया हुआ है तो रहने दीजिए, ठीक है। चलिए ये जो चार्ट है कुछ खास नहीं है ना। चलिए आगे देखते हैं अब असमानता और गरीबी में कमी, ठीक है। तो देखते हैं लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था जो है कमी करती है या नहीं, ठीक है। तो आर्थिक समृद्धि की बात तो खैर है ही, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं से यह उम्मीद रखना कहीं ज्यादा तर्कसंगत है कि वे आर्थिक असमानता को कम करेंगी, है ना। जब देश में आर्थिक विकास तेज हो तब भी क्या आमदनी का वितरण इस तरह हो पाता है कि सभी को उसका बराबर बराबर लाभ मिले और सभी लोग बेहतर जीवन यापन कर सके। क्या लोकतांत्रिक व्यवस्था में आर्थिक समृद्धि और लोगों के बीच आर्थिक असमानता का बढ़ना साथ साथ होता है। क्या लोकतंत्र आने से अवसरों और वस्तुओं का न्यायपूर्ण वितरण हो पाता है। तो बिल्कुल इसमें कोशिश तो होती है, लेकिन यहाँ पे देखिए दिखाया गया है कि गरीब की आवाज है तो वो क्या हो गई है, इस पे सैलो टेप लग गया है ना। चलिए आगे देखते हैं लोकतांत्रिक व्यवस्था राजनीतिक समानता
समानता पर आधारित होती है। तो हम सभी को पता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था क्या होती है, हर एक आम आदमी को जो है मौका देती है। प्रतिनिधियों के चुनाव में हर व्यक्ति का वजन बराबर होता है। व्यक्तियों को राजनीतिक क्षेत्र में परस्पर बराबरी का दर्जा तो मिल जाता है, लेकिन इसके साथ साथ हम आर्थिक असमानता को भी बढ़ता हुआ पाते हैं। मुट्ठी भर धन कुबेर आय और संपत्ति में अपने अनुपात से बहुत ज्यादा हिस्सा पाते हैं। इतना ही नहीं, देश की कुल आय में उनका हिस्सा भी बढ़ता गया है। समाज के सबसे निचले हिस्से के लोगों को जीवन बसर करने के लिए काफी कम साधन मिलते हैं। उनकी आमदनी गिरती गई है। कई बार उन्हें भोजन, कपड़ा, मकान, शिक्षा और इलाज जैसी बुनियादी जरूरतें पूरी करने में मुश्किल आती है। अब थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे रुकिएगा। देखिए, बुनियादी जरूरतें यानी आपसे पूछा जाए कि बेसिक जो नीड होता है वो क्या क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा, भोजन, कपड़ा, मकान, शिक्षा और इलाज है। उसमें भी अगर मुख्य रूप से देखा जाए तो भोजन, कपड़ा, मकान होता है। ठीक है, ये आपकी बेसिक नीड्स होती हैं। वास्तविक जीवन में लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं आर्थिक असमानताओं को कम करने में ज्यादा सफल नहीं हो पाई है। अर्थशास्त्र की कक्षा 9 की पाठ्य पुस्तक में आपने भारत की गरीबी के बारे में पढ़ा है। हमारे मतदाताओं में गरीबी की संख्या काफी बड़ी है, इसलिए कोई भी पार्टी उनके मत से हाथ धोना नहीं चाहेगी, है ना। फिर भी लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचित सरकारें गरीब के सवाल पर उतना ध्यान नहीं देने को तत्पर नहीं जान पड़ती है जितने की आप उनसे उम्मीद करते हैं। कुछ अन्य देशों में हालत इससे भी ज्यादा खराब है। बांग्लादेश में आधी से ज्यादा आबादी गरीबी के जीवन से गुजरती है। अनेक गरीब देशों के लोग अपनी खाद्य आपूर्ति के लिए भी अब अमीर देशों पर निर्भर हो गए हैं। सोचिए कितनी दयनीय स्थिति है ना। अब यहाँ पे एक कार्टून था, तो ये सवाल आप लोग भी कीजिए। लोकतंत्र का मतलब है बहुमत का शासन, गरीबों का बहुमत है, इसलिए लोकतंत्र का मतलब हुआ गरीबों का राज। पर ऐसा होता क्यों नहीं है, तो आप भी ये सोचिएगा, है ना। चलिए आगे दे रहा है, सामाजिक विविधताओं में सामंजस्य। क्या लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है उसको अगर स्थापित किया जाता है किसी भी देश में शासन व्यवस्था में, तो क्या सामाजिक विविधता में जो सामंजस्य है बन पाता है या विरोध होता है, ये देखेंगे हम लोग। तो देखते हैं, क्या लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाएं शांति और सद्भाव का जीवन जीने में नागरिकों के लिए मददगार साबित होती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में यह उम्मीद करना उचित है कि वह सद्भाव पूर्ण सामाजिक जीवन उपलब्ध कराएगी। हमने इससे पहले के अध्याय में पाया कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं अनेक तरह के सामाजिक विभाजनों को संभालती है। हमने पहले अध्याय में देखा कि किस तरह बेल्जियम ने अपने यहाँ विभिन्न जातीय समूहों की आकांक्षाओं के बीच सफलतापूर्वक सामंजस्य स्थापित किया। लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं आमतौर पर अपने अंदर की प्रतिद्वंदिताओं को संभालने की प्रक्रिया विकसित कर लेती है ना। तो ये एक क्या है, उसका लक्षण है। इससे इन टकरावों के विस्फोटक या हिंसक रूप लेने का अंदेशा कम हो जाता है। कोई भी समाज अपने विभिन्न समूहों के बीच के टकरावों को पूरी तरह और स्थायी रूप से नहीं खत्म कर सकता, पर हम इन अंतरों और विभेदों का आदर करना सीख सकते हैं और इनके बीच बातचीत से सामंजस्य बैठाने का तरीका भी विकसित कर सकते हैं, है ना। इस काम के लिए लोकतंत्र सबसे अच्छा है। गैर लोकतांत्रिक व्यवस्था आमतौर पर अपने अंदरूनी सामाजिक मतभेदों से आंखें फेर लेती है या उन्हें दबाने की ही कोशिश करती है। इस प्रकार सामाजिक अंतर, विभाजन और टकरावों को संभालना निश्चित रूप से लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का एक बड़ा गुण है। ठीक है, पर श्रीलंका का उदाहरण हमें इस बात की भी याद दिलाता है कि इस परिणाम को हासिल करने के लिए लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को स्वयं भी दो शर्तों का पूरा करना होता है। यह गौर करना जरूरी है कि लोकतंत्र का सीधे सीधे अर्थ बहुमत की राय से शासन करना नहीं है। बहुमत को सदा ही अल्पमत का ध्यान रखना होता है। उसके साथ काम करने की जरूरत होती है, तभी सरकार जन सामान्य की इच्छा का प्रतिनिधित्व कर पाती है। बहुमत और अल्पमत की राय कोई स्थायी चीज नहीं होती है। यह भी समझना जरूरी है कि बहुमत के शासन का अर्थ धर्म, नस्ल अथवा भाषाई आधार के बहुसंख्यक समूह का शासन नहीं है। ठीक है, बहुमत के शासन का मतलब होता है कि हर फैसले या चुनाव में अलग अलग लोग और समूह बहुमत का निर्माण कर सकते हैं या बहुमत में हो सकते हैं। ठीक है, लोकतंत्र तभी तक लोकतंत्र रहता है जब तक प्रत्येक नागरिक को किसी न किसी
अवसर पर बहुमत का हिस्सा बनने का मौका मिलता है। अगर किसी को जन्म के आधार पर बहुसंख्यक समुदाय का हिस्सा बनने से रोका जाता है, तब लोकतांत्रिक शासन उस व्यक्ति या समूह के लिए समावेशी नहीं रह जाता है ना। तो हम लोगों ने लोकतंत्र के बारे में कई चैप्टर्स पढ़ लिए हैं, तो हम लोग समझ ही सकते हैं। अब ये देखिए दिया है कि सामाजिक विभाजन पर लोकतांत्रिक राजनीति के दो तरह के प्रभाव को इन दो तस्वीरों के माध्यम से दिखाया गया है। प्रत्येक तस्वीर उदाहरण देते हैं कि लोकतंत्र राजनीति में दोनों स्थितियों के नतीजे के बारे में एक एक अनुच्छेद लिखे हैं। तो आप लोग देखिएगा, ये इमेज है, यहाँ हेल मेल दिख रहा है आपको। यहाँ पे देखिए क्या है, लोकतंत्र आप जैसे दक्षिण अफ्रीका का देखेंगे, काले और गोरे का युद्ध हो रहा था, ठीक है। जब लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था आया तो क्या हुआ, वहां पे श्वेत और जो रंग भेद वाले दोनों जो अश्वेत थे वो दोनों हेल मेल कर लेते हैं, हमने देखा था दक्षिण अफ्रीका का। वहीं पे देखिए क्या होता है, कहीं कहीं संघर्ष का रीजन भी बन जाता है। अब ये देखते हैं कि क्या लोकतंत्र शासन व्यवस्था जो है अगर कोई देश लागू करता है और उसको चलाता है शासन व्यवस्था के तरीके मतलब अपनाता है, तो क्या नागरिकों को गरिमा और आजादी मिलती है? तो बिल्कुल मिलती है। चीजें हमने देखी है पिछले चैप्टर में। व्यक्ति की गरिमा और आजादी के मामले में लोकतांत्रिक व्यवस्था किसी भी अन्य शासन प्रणाली से काफी आगे है। प्रत्येक व्यक्ति अपने साथ के लोगों से सम्मान पाना चाहता है। अगर अक्सर टकराव तभी पैदा होते हैं जब कुछ लोगों को लगता है कि उनके साथ सम्मान का व्यवहार नहीं किया जा रहा है ना। गरिमा और आजादी की चाह ही लोकतंत्र का आधार है, ठीक है। दुनिया भर की लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं इस चीज को मानती है, कम से कम सिद्धांत के तौर पर तो जरूर, है ना। अगर मान लीजिए इम्प्लीमेंट नहीं करती है ग्राउंड लेवल पे, लेकिन सैद्धांतिक रूप से देखें तो दुनिया जो है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था जो है गरिमा और आजादी को महत्व देती है ना। अलग अलग लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में इन बातों पर अलग अलग स्तर का आचरण होता है। लोकतांत्रिक सरकारें सदा नागरिकों के अधिकारों का सम्मान नहीं करती, फिर भी जो समाज लंबे समय तक गुलामी में रहे हैं उनके लिए यह एहसास करना आसान नहीं है कि सभी व्यक्ति बराबर हैं। यहाँ स्त्रियों की गरिमा का ही उदाहरण ले लीजिए। जैसे देखेंगे आप, दुनिया के अधिकांश समाज पुरुष प्रधान समाज रहे हैं। महिलाओं के लंबे संघर्ष के बाद अब जाकर यह माना जाने लगा है कि महिलाओं के साथ गरिमा और समानता का व्यवहार लोकतंत्र की जरूरी शर्त है ना। और आज अगर कहीं यह हालत है तो उसका यह मतलब नहीं है कि औरतों के साथ सदा सम्मान का व्यवहार हुआ है। बहरहाल एक बार जब सिद्धांत रूप से इस बात को स्वीकार कर लिया गया है तो अब औरतों के लिए वैधानिक और नैतिक रूप से अपने प्रति गलत मान्यताओं और व्यवहारों के खिलाफ संघर्ष करना आसान हो जाता है ना। तो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था ये देता है। वहीं देखेंगे अलोकतांत्रिक व्यवस्था में यह बात संभव ना थी, क्योंकि वहां व्यक्तिगत आजादी और गरिमा ना तो वैधानिक रूप से मान्य है ना ही नैतिक रूप से। यह बात जातिगत असमानता पर भी लागू होती है। भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था ने कमजोर और भेदभाव का शिकार हुई जातियों के लोगों के समान दर्जे और समान अवसर के दावों को बल दिया है। अब यहाँ से आप लोगों को ध्यान रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन बना था और स्टेटमेंट में दिए गए थे, ठीक है। तो ये आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था ने जो अपने कमजोर जो थे, उन जिनके साथ भेदभाव का होता था, उन लोगों को भी इसमें क्या मिला है, बल मिला है ना। आज की भारत की स्थिति और पहले की भारत की स्थिति में बहुत अंतर पाएंगे आप। आज भी जातिगत भेदभाव और दमन के उदाहरण देखने को मिलते हैं, पर इनके पक्ष में कानूनी या नैतिक बल नहीं होता। संभवतः इसी एहसास के चलते आम लोग अपने लोकतांत्रिक अधिकारों के प्रति ज्यादा चौकस हुए हैं। लोकतंत्र से लगाई गई उम्मीद को किसी लोकतांत्रिक देश के मूल्यांकन का आधार भी बनाया जा सकता है। अब थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, मुझे सिर्फ अपनी बोर्ड परीक्षा की चिंता है, पर लोकतंत्र को इतनी सारी परीक्षाओं से गुजरना होता है और परीक्षा लेने वाले भी करोड़ों होते हैं, यानी जनता होती है ना। चलिए ये देखते हैं अब आगे। लोकतंत्र की एक खासियत है कि इसकी जांच परख और परीक्षा कभी खत्म नहीं होती। वह एक जांच पर खरा उतरे तो अगली जांच आ जाती है। लोगों को जब लोकतंत्र से थोड़ा लाभ मिल जाता है तो वो और लाभों की मांग करने लगते हैं। वे लोकतंत्र से और अच्छा काम चाहते हैं। यही कारण है कि जब हम उनसे लोकतंत्र के कामकाज के बारे में पूछते हैं तो वे हमेशा लोकतंत्र से जुड़ी अपनी अन्य अन्य अपेक्षाओं का
पुलिंदा खोल देते हैं, यानी इच्छाओं को जो है अपनी मनसा खोलते हैं और शिकायतों का अंबार लगा देते हैं। शिकायतों का बने रहने भी लोकतंत्र की सफलता की गवाही देता है। इसे पता चलता है कि लोग सचेत हो गए हैं और वे सत्ता में बैठे लोगों के कामकाज का आलोचनात्मक मूल्यांकन करने लगे हैं। लोकतंत्र के कामकाज से लोगों का असंतोष जताना लोकतंत्र की सफलता को तो बताता ही है, साथ ही यह लोगों के प्रजा से नागरिक बनने की गवाही भी देता है ना, कि आप प्रजा बस नहीं रह गए, अब आप नागरिकता और अपने अधिकार को समझने लगे हैं। ये किसके बदौलत? लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के बदौलत, है ना। आज अधिकांश लोग मानते हैं कि सरकार की चाल ढाल पर अनेक बोर्ड से असर पड़ता है और यह उनके अपने हितों को भी प्रभावित करता है। तो लोगों का मानना है, पर ऐसा होता नहीं है ना। अब ये देखिए, जो लोग मानते हैं हमारे वोट का असर पड़ता है, वो लोग का जो है परसेंटेज दिया हुआ है। तो दक्षिण एशिया में देखेंगे 65% है, बांग्लादेश में 66 है, सबसे ज्यादा नेपाल में है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अब यहाँ से क्या होता है कि ये आप लोग जो है यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिएगा कि कैसे जो है लोगों का मानना है। ठीक है, ये आपको इमेज के थ्रू समझाने की कोशिश की गई है। तो ध्यान रखिएगा, लोकतंत्र जो है आपका जो इसका निष्कर्ष निकलता है इस चैप्टर का, आपको ध्यान रखना है कि जब भी पॉजिटिव वे की बात हो ना, तो लोकतंत्र के पक्ष में जाइएगा आप कि हाँ, लोकतंत्र ने इसको बल दिया है, इसको जो है कोई निगेटिव चीजें हैं तो उसको कम किया है। ठीक है, क्योंकि आप देखेंगे और शासन व्यवस्था जो है वो क्या करती है, बढ़ावा देती है ना। तो जब भी आपको चैप्टर क्वेश्चंस मिले ऐसे कि आप बताएं कि लोकतंत्र ने व्यवस्था ने इसको कम किया है, जैसे कोई निगेटिव चीजें हैं तो उसको कम किया है, कोई अच्छी चीज है तो उसको कहिएगा कि हाँ, इसको जो है बल मिला है। ठीक है, ये चीज आप दिमाग में बैठा लीजिएगा। किसी भी हाल में देखिए क्या होगा, आपका लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था ही आगे निकलेगा। ठीक है, बस थोड़ा सा आर्थिक में देखा था आपने, वो भी नगण्य हो जाता है एक जगह पे जाके। तो आप लोगों को ये चीज ध्यान रखनी है थोड़ी सी। और लोकतंत्र के बारे में आपको ये भी ध्यान रखना है कि कहीं ना कहीं समय जो है ज्यादा लगता है, लोगों की भागीदारी ज्यादा होती है। तो ये नकारात्मक एक आलोचनात्मक पहलू आप दे सकते हैं, लेकिन लोकतंत्र में जो है फैसला लेने में देरी तो होती है, लेकिन बहुत से लोगों का मिलकर वो फैसला आता है, तो कहीं ना कहीं बहुमत दिखा रहा है। तो ये भी कहीं ना कहीं एक तरफ कहाँ जा रहा है, पॉजिटिव वे में जा रहा है। तो ये सब चीजें आप समझ गए होंगे। लोकतंत्र के चैप्टर जो है क्लास 10th में, यहाँ पे आपने 9th और 10th में अच्छे से देखा। तो यहाँ पे 10th की क्लास की चैप्टर सारी समाप्त होती है। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल से जरूर जुड़िएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।